सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य इग्नू एंड आई एम सचिन। आज मैं आप सभी को MHI 102 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स करवाने वाला हूं। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ भाई, आप एक ये वीडियो देख लो, आपका काम बन जाएगा। ठीक है, यहाँ से बहुत ज़्यादा चांसेस है क्वेश्चन आएंगे। ये PYQs में आपको यहाँ पे सॉल्व करवा रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, डिफाइन नेशन, हाउ वर नेशंस फॉर्म्ड। ठीक है, नेशन क्या है, नेशंस कैसे बने, एंड डिस्कस द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन स्टेट सिस्टम इन द मॉडर्न वर्ल्ड। तो नेशन स्टेट सिस्टम, नेशन के ऊपर आपका एक क्वेश्चन आ सकता है, चाहे शॉर्ट नोट्स में आए चाहे लॉन्ग में आए। तो देखो, नेशन का कॉन्सेप्ट क्या है और नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब आप मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हो, IR पढ़ते हो, तो आपको ये चीज़ पढ़नी पड़ती है। सो मॉडर्न पीरियड से पहले क्या होता था, पीपल आइडेंटिफाइड देमसेल्व्स मेनली थ्रू रिलीजन, लोकल रूलर्स, ट्राइब्स और एम्पायर्स। जब ये देश वगैरह नहीं होते थे तो लोग पता है अपनी आइडेंटिटी रखते थे अपने रिलीजन से, है ना, अपने लोकल रूलर्स के नाम से जाने जाते थे, अपनी ट्राइब या अपने एम्पायर के नाम से जाने जाते थे कि भाई हम इस एम्पायर से आ रहे हैं, उस रूलर के अंडर रहते हैं, इस ट्राइब के हम लोग हैं या इस रिलीजन के हम लोग हैं। ठीक है, तो ये पहले हुआ करता था। हाउएवर 18th सेंचुरी में क्या हुआ, इसके बाद लोगों ने एक ये सोचा कि भाई हम एक कॉमन आइडेंटिटी रखते हैं, जिससे क्या होगा कि भाई हम हमारा एक इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल स्टेट होगा जहाँ पर हम रहते हैं, हम सबकी एक कॉमन आइडेंटिटी होगी, सारे हम लोग एक जैसे हैं, एक जगह पे रह रहे हैं। तो ये आइडिया पॉपुलर होने लगा। फिर धीरे धीरे नेशन स्टेट्स का सिस्टम यूरोप में आ गया, धीरे धीरे वो फिर पूरे वर्ल्ड में फैल गया। आज भाई नेशन स्टेट बहुत ही कॉमन वर्ड है। ठीक है, जब आप किसी भी पोल साइंस में या पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ते हो तो नेशन स्टेट वर्ड आपने सुना होगा। सो आज लगभग हर कंट्री जो है दुनिया की, वो एक नेशन स्टेट की तरह काम करती है, या फिर वो एक नेशन स्टेट बनना चाहती है। आई होप यहाँ तक समझ आ रहा होगा। अब इसका मीनिंग क्या है, देखो, नेशन का मतलब क्या होता है, राष्ट्र, यानी कि ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों का ग्रुप है जिनकी एक कॉमन आइडेंटिटी है। अब वो कॉमन आइडेंटिटी कैसे होगी, हो सकता है उन लोगों का भाई सेम इतिहास रहा हो, उनके दादा परदादा पूर्वज एक जैसी हिस्ट्री रही हो, उनकी लैंग्वेज एक जैसी हो, उनका कल्चर एक जैसा हो, उनके ट्रेडिशंस एक जैसे हों, है ना, उनका रिलीजन एक जैसा हो, और उनको एक फीलिंग हो कि हाँ भाई बिलोंगिंग, हम आपस में जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से रिलेटेड हैं। सो जब एक नेशन के अंदर मेंबर होते हैं ना, तो वो इमोशनली कनेक्टेड रहते हैं। फॉर एग्जांपल इंडियन हम खुद को कहते हैं, तो जब हम इंडिया इंडियन अपना नेशनल एंथम सुनते हैं तो हम सब में यूनिटी की फीलिंग आने लगती है ना अपने आप। तो एक पॉलिटिकल कम्युनिटी की तरह वो फीलिंग आती है। सो अ नेशन इज नॉट ओनली बेस्ड ऑन कॉमन कल्चरल फीचर, सिर्फ कल्चर की बात नहीं होती। नेशन अगर आप डिस्कस कर रहे हो तो वहाँ पर एक फीलिंग ऑफ यूनिटी भी होती है, कि भाई आप में एकता की फीलिंग है, आप सभी लोग एक फील करते हो, आपकी एक कलेक्टिव आइडेंटिटी है। ठीक है, आप सभी लोगों की सेम एक पहचान है, जैसे इंडिया के हो तो इंडियन। और लोग जो हैं जब किसी नेशन में रहते हैं तो उनकी कॉमन मेमोरीज होती हैं पास्ट की। अब हमारे यहाँ पे, है ना, ये जब हम बात करते हैं भगत सिंह की, है ना, और इसके अलावा सुभाष चंद्र बोस की, तो हम सभी को फीलिंग आती है कि हाँ भाई हमारे लिए इन्होंने कुछ किया था। और हम सेम फेस्टिवल्स मनाते हैं, दिवाली, होली, रक्षाबंधन, ठीक है, और कॉमन नेशनल सिंबल होते हैं हमारे, मिलकर काम करते हैं अच्छे फ्यूचर के लिए। सो नेशन क्या है, कल्चरल और साइकोलॉजिकल दोनों तरीके से कम्युनिटी है। कल्चर तो देखा जाएगा ही जाएगा, साथ में साइकोलॉजिकल भी चीज़ें देखी जाएंगी। आई होप यहाँ तक समझ में आ रहा होगा आपको। आगे है डिफरेंस बिटवीन नेशन एंड स्टेट। देखो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। नेशन क्या होता है और स्टेट क्या होता है, दोनों में डिफरेंस समझ लो, ये दोनों चीज़ें सेम नहीं है। स्टेट एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसकी एक कोई प्रॉपर टेरिटरी होती है। सबसे पहले तो याद रखना, स्टेट की जब भी बात आएगी ना, तो एक उसकी पूरी टेरिटरी होगी, प्रॉपर उसका एरिया होगा, परमानेंट वहाँ पर लोगों की पॉपुलेशन होगी, लोग वहाँ पर रहते होंगे और बहुत सारे लोग रहते होंगे। वहाँ एक गवर्नमेंट होगी, सरकार होगी, स्टेट जो उसको चला रहा होगा, और सोवरेन होगा स्टेट, अपना रूल खुद होगा, दूसरा उस पर कोई रूल नहीं करेगा। सो ये तो हो गया स्टेट। नेशन क्या है, राष्ट्र, ये लोगों की कम्युनिटी है जहाँ लोग यूनाइटेड फील कर रहे हैं, उनकी एक कॉमन आइडेंटिटी है, उनके इमोशंस आपस में शेयर किए हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे होता क्या है, व्हेन अ नेशन हैज़ इट्स ओन इंडिपेंडेंट सोवरेन स्टेट, कोई भी देश नेशन है तो भाई वो, जब उसको एक खुद फील होता है भाई वो इंडिपेंडेंट है, सोवरेन है, किसी और का रूल नहीं है, तो वो फिर एक नेशन स्टेट बन जाता है। ठीक है, जब वो आज़ाद है। जैसे देश हैं कुछ, जापान, फ्रांस, ये माने जाते हैं एग्जाम्पल नेशन स्टेट के, क्योंकि यहाँ के मोस्टली जो सिटीजन्स हैं वो अपनी एक नेशनल आइडेंटिटी रखते हैं। जापान का कोई है तो जैपनीज, फ्रांस का कोई है तो फ्रेंच। ऑन दी अदर हैंड कुछ स्टेट ऐसे भी हैं, हैव मैनी नेशंस लिविंग टुगेदर,
भाई बहुत सारे ऐसे भी नेशंस हैं जहाँ बहुत सारे आप मतलब कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ बहुत सारे नेशन साथ में हैं, ठीक है? और कुछ नेशंस ऐसे हैं जो अलग-अलग स्टेट्स में फैले हुए हैं। ये आपको जैसे आप यूएसए वगैरह देख लोगे, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इतने सारे स्टेट्स हैं वहाँ पे, ठीक है? तो अब इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है ये समझ लेते हैं। देखो, एंशिएंट और मिडिएवल टाइम पीरियड में जो लोग होते थे वो बहुत लॉयल रहते थे। किसके लिए? अपने किंग्स के लिए, अपने एम्परर्स के लिए, अपनी ट्राइब के लिए, अपने रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस के लिए, ठीक है? नेशन के लिए कोई लॉयल नहीं रहता था। नेशन जैसा कॉन्सेप्ट पहले एग्जिस्ट ही नहीं करता था इतना। और जो बड़े-बड़े एम्पायर हुए हैं जैसे रोमन एम्पायर है, ऑटोमन एम्पायर है, मुगल एम्पायर है, यहाँ पर इनके टाइम पे अलग-अलग लैंग्वेजेस बोलने वाले लोग रहते थे, अलग-अलग कल्चर के लोग साथ में रहते थे, अलग-अलग रिलीजन के लोग रहते थे। सो आइडिया जो आया ना नेशन का, ये कब आया? रेनेसा के पीरियड में, ठीक है? जब रेनेसा पीरियड आया, जब रिफॉर्मेशन का टाइम आया, एनलाइटनमेंट का टाइम आया, इटली से जो स्टार्ट हो रहा है, यूरोप में स्टार्ट हो रहा है, तब ये नेशन का कॉन्सेप्ट आया। और इससे क्या हुआ भाई, ये जो मूवमेंट्स चली, लोगों को बोला गया सोच विचार करो, अपनी थिंकिंग बढ़ाओ, एजुकेशन लो, पॉलिटिकली अवेयर रहो। सो लोग जो है ना अपनी आइडेंटिटी को लेकर अवेयर हो गए कि भाई हमें एक रहना चाहिए मिलकर, ठीक है? और इंडिपेंडेंट नेशंस फिर उसके बाद बनने लगे। अब फैक्टर्स कौन-कौन से होते हैं, नेशन कब बनता है? देखो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो नेशंस को बनाते हैं। सबसे पहले तो एक कॉमन लैंग्वेज, जब लोग आपस में जुड़ा हुआ फ़ील करेंगे तो वो सबसे पहली चीज़ है भाषा, जिससे लोग कम्युनिकेट करेंगे तो उससे क्या होगा, भाई उनको फ़ील होगा वो एक नेशन के लोग हैं। एक आपकी शेयर्ड आइडेंटिटी, आपकी पहचान, सेम पहचान हो, जैसे आप पहचाने जाते हो ऐसे ही सामने वाला भी पहचाना जाता है। आप इंडियन हो, सामने वाला भी इंडियन है, तो सिंपली आप एक नेशन के मेंबर हो। आपकी हिस्ट्री सेम हो, आपके ट्रेडिशन सेम हो, आपका रिलीजन सेम हो, आपका लिटरेचर सेम हो, आपका कल्चर सेम हो, आपके अंदर एक इमोशनल यूनिटी, भाईचारे वाली फीलिंग हो, तो आप कह सकते हो कहीं न कहीं कि हाँ भाई हम जो है एक नेशन के अंदर हैं, ठीक है? हम नेशन के अंदर रह रहे हैं। फिर उसके बाद है आगे द डेवलपमेंट ऑफ प्रिंटिंग। देखो पहले जब प्रिंटिंग नहीं होती थी, अब जब प्रिंटिंग होने लगी, न्यूज़पेपर आने लगे, बुक्स छपने लगी और एजुकेशन धीरे धीरे स्प्रेड होने लगी, तो ये नेशनल आइडियाज़ जो है ना ये आम लोगों तक पहुंच गए। पहले लोगों को पता ही नहीं था कि ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑल्सो यूनाइटेड पीपल बाय क्रिएटिंग कॉमन मार्केट। जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ, एक मार्केट बनने लगी, तो लोग वहाँ पर कम्युनिकेट करने लगे, मिलने लगे और स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक रिलेशंस लोगों के बनने लगे आपस में। पॉलिटिकल मूवमेंट्स चली, भाई लोग फ्रीडम मांग रहे हैं, इक्वालिटी मांग रहे हैं, तो इससे फिर से नेशनल कॉन्शियसनेस और स्ट्रेंथनिंग हुई कि हाँ भाई लोग अपने अधिकारों को लेकर जागरूक हो रहे हैं, ठीक है? सो ये सारे फैक्टर्स जब मिल जाते हैं तो अलग अलग जो टुकड़ों में बटी हुई कम्युनिटीज़ हैं वो फिर एक ऑर्गेनाइज स्टेट की सॉरी ऑर्गेनाइज नेशन की तरफ चल पड़ती है, यानी कि फिर वो प्रॉपर एक नेशन बनना स्टार्ट हो जाता है। रोल ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन इन नेशन फॉर्मेशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन का क्या रोल है इसमें? देखो 1789 की जो ये फ्रेंच रेवोल्यूशन है, यहाँ से ही नेशनलिज्म का जो राइज है वो देखने को मिलता है। क्योंकि इससे पहले लोग जो है ना वो बस खुद को राजा की प्रजा समझते थे। बट फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद ये आइडिया आया सोवरेनिटी का कि भाई हम एक सोवरेन कंट्री हैं, हमारा देश किसी और का नहीं, हमारा खुद का है। और हम जो है ना ये जो देश है ये लोगों का है, सिर्फ हम राजा के लिए क्यों भाई वो लोयल रहें। तो इससे कुछ चीज़ें निकल कर आई फ्रेंच रेवोल्यूशन से। लिबर्टी, सबसे पहले तो भाई आज़ाद रहो, आज़ादी की फीलिंग निकल कर आई। इक्वलिटी, सभी लोग बराबर हैं। फ्रेटर्निटी, भाईचारे के साथ रहना है। जब ये तीन चीज़ें आप जोड़ दोगे तो ये तीन चीज़ें जोड़ने से होगा क्या कि भाई ऑटोमेटिकली ही वो आपके अंदर फीलिंग आने लगेगी कि हाँ भाई एक नेशन के आप मेंबर हो। नेशनल सिंबल्स, जैसे कि कुछ सिंबल होते हैं जिससे आपको फील आता है कि हाँ भाई हम एक देश के मेंबर हैं। नेशनल फ्लैग हो गया, नेशनल एंथम हो गया, सिटीजनशिप हो गई हमारी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं किसी भी नेशन के लिए। और ये जो आइडियाज़ है ना ये धीरे धीरे स्प्रेड होने लगे जब नेशनलिस्ट मूवमेंट्स चली यूरोप में, बाद में एशिया में, अफ्रीका में, लैटिन अमेरिका में, हर कोई अपने आज़ादी के लिए लड़ रहा था, है ना? नेशनलिज्म की फीलिंग हर जगह थी। नेशनलिज्म एंड द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एंड इटली। देखो 19th सेंचुरी में क्या हुआ था, नेशनलिज्म जो है बहुत पावरफुल चीज बन गई थी। जर्मनी और इटली ये बहुत टुकड़ों में बटे हुए थे, छोटे छोटे किंगडम्स में। सो यहाँ के जो नेशनलिस्ट लीडर थे उन्होंने ये प्रण लिया था इनको एक करना है, इनको एक ही कंट्री में लाना है, यूनाइटेड कंट्री बनानी है। तो ये जो यूनिफिकेशन का काम हुआ इटली का, ये तो हुआ था भाई जूसेफ मेज़िनी थे, ठीक है, कॉन्ट केवर थे, जूसेफ गैरिबल्डी थे।
इन्होंने नेशनलिज्म की फीलिंग भर दी लोगों के अंदर। सिमिलरली ओटो वन बिस्मार्क था जो जर्मनी को एक करता है अपनी डिप्लोमेसी से, अपने दिमाग से वॉर्स जीत कर, ठीक है। सो ये जो सक्सेसफुली जब यूनिफिकेशंस होने लगे तो नेशनलिज्म की फीलिंग और ज़्यादा लोगों में आ गई। एमरजेंस ऑफ नेशन स्टेट सिस्टम। अब यहाँ पे एक सिस्टम है नेशन स्टेट सिस्टम, ये समझ लेते हैं क्या है। देखो पहले का सिस्टम होता था एम्पायर, बड़े बड़े राजा महाराजाओं के, मोनार्की। बट नेशन स्टेट में क्या होगा, पॉलिटिकल अथॉरिटी होगी। वहां पर एक तो सोवरेन वो कंट्री होगी, लोगों के हिसाब से सब कुछ चलेगा। ऐसा हेरिडेटरी रूलर नहीं होगा, ऊपर से किसी का दादा राजा था तो उसका बेटा भी राजा बनेगा, ऐसा नहीं होगा। और मॉडर्न नेशन स्टेट्स जो है ना, उन्होंने अपना कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, ठीक है। तो भाई धीरे धीरे ये सिस्टम चेंज हुए हैं और इनके अपने कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं। आज की डेट में इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है, नेशनल लॉज होते हैं, कानून बने होते हैं, ठीक है। पब्लिक एजुकेशन सिस्टम होते हैं, जहाँ सरकारी स्कूल्स बनाए जाते हैं आजकल नेशनल स्टेट्स में। सो और नेशनल आर्मी होती है, ठीक है। पूरा एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से होता है और सिटीजन्स को राइट्स दिए जाते हैं जैसे फंडामेंटल राइट्स, उनकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती हैं। सो नेशन स्टेट जो है ना, आज की डेट में मॉडर्न डेमोक्रेसी जो है उसकी फाउंडेशन है। लोग पार्टिसिपेट भी करते हैं और प्रॉपर गवर्नेंस चलती है। डेवलपमेंट ऑफ नेशन स्टेट्स आफ्टर दी वर्ल्ड वॉर्स। देखो पहली और सेकंड वर्ल्ड वॉर जो थी ना, उसने दुनिया को पूरा बदल दिया। पहली वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत सारे एम्पायर थे, जैसे ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर, ओटोमन एम्पायर, जर्मन एम्पायर, रशियन एम्पायर, ये सब खत्म हो गए थे और बहुत सारे नए नेशन स्टेट्स बन गए थे। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद तो डीकोलोनाइजेशन स्टार्ट हो गया, जो अंग्रेजों का जो कब्जा था वो हटने लगा एशिया से, अफ्रीका से। इंडिया, इंडोनेशिया, घाना जैसे देश आज़ाद होने लगे, ठीक है। और सोवरेन नेशंस वो बनने लगे। देन उसके बाद यूनाइटेड नेशंस बना, यूएनओ। इससे क्या हुआ, ये बोला गया कि भाई जितने भी देश हैं उसका पूरा राइट है कि भाई वो खुद अपना सिस्टम चला सकता है, कोई जाके इंटरफेयर ना करे। नेशन स्टेट सिस्टम इन दी मॉडर्न वर्ल्ड। देखो आज नेशन स्टेट बहुत एक बेसिक यूनिट है। जब आप पढ़ते हो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को, आईआर को, ही आपको पढ़ना पड़ता है। हर सोवरेन कंट्री की अपने एक आज की डेट में बॉर्डर्स हैं, अपनी सरकार है, अपनी सिटीजनशिप है, कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। हर कंट्री की एक पहचान है। और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे यूएनओ वगैरह, वो भी यही कहते हैं कि भाई ये सोवरेन कंट्रीज वहाँ सारे मेंबर बनते हैं, नेशन स्टेट्स होते हैं। सो अब एक चीज़ है, ग्लोबलाइजेशन ने क्या करा है, नेशन स्टेट्स के काम करने के तरीके को थोड़ा चेंज कर दिया है। जैसे इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ रहा है, माइग्रेशन बढ़ रहा है, डिजिटल कम्युनिकेशन बढ़ रहा है, मल्टीनेशनल कंपनीज इधर से उधर जा रही हैं, ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस जैसे वर्ल्ड बैंक वगैरह, आईएमएफ वगैरह, ये सभी देशों के बीच में कॉपरेशन को इंक्रीज करवा रहे हैं। ऑल दो स्टेट सोवरेन है, ठीक है, मिलकर काम कर रहे हैं। बहुत सारे प्रॉब्लम्स आती हैं भाई, क्लाइमेट चेंज का इशू है, टेररिज्म का इशू है, कभी हेल्थ क्राइसिस लाइक कोविड, है ना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के इश्यूज हैं। लोग मिलकर कॉपरेट करते हैं, काम करते हैं। चैलेंजेस बिफोर दी मॉडर्न नेशन स्टेट। आज चैलेंजेस क्या क्या है वो देख लेते हैं। देखो एथनिक कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं देशों के अंदर, रिलीजियस डिवीजन, धर्म के नाम पर लोग बढ़ जाते हैं, रीजनल सेपरेटिज्म, रीजनल मतलब एक जगह के नाम पे लोग सेपरेट हो जाते हैं, खुद को कहते हैं अरे तू तो वहाँ का है, अरे तू तो वहाँ का है। लोग माइग्रेट हो रहे हैं इधर से उधर, ग्लोबलाइजेशन आ गया है, ठीक है। और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा है, मतलब कोई कोई बहुत अमीर है, कोई बहुत गरीब है। सो नेशनल यूनिटी वीक हो रही है और कुछ कंट्रीज बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। ये बैलेंस कैसे बनेगा नेशनल आइडेंटिटी का और कल्चरल डाइवर्सिटी का, कि देश भी डाइवर्स है और एक भी रखना है। एक और चैलेंज है कि भाई सोवरेनिटी मेंटेन करना और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में भी एक्टिव रहना, ग्लोबल एग्रीमेंट्स पे भी साइन करना। ये इतनी प्रॉब्लम्स हैं कि भाई नेशन स्टेट्स आज की डेट में आप कह सकते हो एक बहुत अच्छा पॉलिटिकल सिस्टम है, क्योंकि इसमें स्टेबिलिटी रहती है। इस सिस्टम में क्या होता है भाई, डेमोक्रेसी से गवर्नेंस सारी चलती है, सरकारी कामकाज होता है, लीगल सब कुछ होता है, सिटीजन्स के राइट्स भी प्रोटेक्टेड रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ नोट ऑन फोर्स्ड माइग्रेशन एंड स्लेवरी। देखो जबरदस्ती किसी का माइग्रेशन करवाना, किसी को गुलाम बनाना, ये हम देखेंगे। और ये पूरा प्रोसेस माइग्रेशन का नॉर्थ और साउथ अमेरिका में कैसे हुआ था, इस पर भी आपका क्वेश्चन बनता है। माइग्रेशन क्या होता है भाई, लोग इधर से उधर जा रहे हैं, वन प्लेस टू अनदर, सिंपल। और कभी कभी लोग अपनी मर्जी से जाते हैं, तो कभी भाई वो अच्छा कुछ काम ढूंढने जाते हैं, कभी उनको फोर्स किया जाता है अपना घर छोड़ के जाओ, क्योंकि अगर वॉर हो जाए, भाई लड़ाई झगड़ा हो गया देश में, तो आपको छोड़ के जाना पड़ता है अपनी सेफ्टी के लिए, है ना। स्लेवरी की वजह से भी आपको छोड़ के जाना पड़ सकता है, कभी कभी पॉलिटिकल प्रेशर, तो कभी कोई आपको बहुत तंग कर रहा है तब भी आपको जाना पड़ सकता है। तो ऐसे में इसको ही फोर्स्ड माइग्रेशन कहा जाता है, जब आपकी मर्जी के बगैर आपको कोई फोर्स कर रहा है, जबरदस्ती निकलने के लिए कह रहा है। और बहुत बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा वर्ल्ड हिस्ट्री के, ठीक है।
जैसे अटलांटिक स्लेव ट्रेड, जहां मिलियंस ऑफ द अफ्रीकन्स को नॉर्थ और साउथ अमेरिका ले जाया जाता था उनकी मर्जी के अगेंस्ट जाके, उनसे काम करवाया जाता था। ठीक है, स्लेवरी के साथ साथ वॉलेंटरी माइग्रेशन, ठीक है, अपनी मर्जी से भी बहुत लोग जाते थे इधर से उधर, और वहां पे यूरोप में लोग मर्जी से भी रहने जाते थे। अब फोर्स माइग्रेशन का मीनिंग क्या है थोड़ा डिटेल में समझते हैं। देखो, यहाँ पर लोग मूवमेंट कर रहे हैं, लोग जा रहे हैं, ठीक है, अपना घर छोड़कर जा रहे हैं, क्योंकि उनके एरिया में या तो बहुत वायलेंस हो रही है, या उनको गुलाम बना लिया गया है, उनको ले जाया जा रहा है, या प्रोसिक्यूशन पकड़ के ले जा रहे हैं, या वॉर हो रही है, या कोई नेचुरल डिजास्टर आ गया वहां से लोग जा रहे हैं, या अंग्रेजों की पॉलिसी है कि भाई वहां से उसको हटाना है। अब देखो, वॉलेंटरी माइग्रेशन में क्या है, ठीक है, अब वहां तो मर्जी है, मर्जी से जा रहे हो, बट यहाँ पर आपको फ्रीडम नहीं है कि आपको कहाँ रहना है, क्योंकि आप फोर्सफुली वहां से हटाए जा रहे हो। उनको फोर्स किया जाएगा माइग्रेट करने के लिए, क्योंकि उनकी लाइफ, उनकी फ्रीडम और उनका सर्वाइवल खतरे में है। सो थ्रू आउट द हिस्ट्री ये फोर्स माइग्रेशन बहुत जगह देखने को मिलता है। कश्मीर पंडित्स इन इंडिया, ठीक है, ये आपको बहुत बड़ी चीज मैं बता रहा हूँ आपको मैं। एक तो ये मैसेकर, ऊपर से एक्सोडस, उनको निकाला गया उन्हीं के घरों से फोर्सफुली। आपने कश्मीर फाइल्स मूवी देखी होगी, तो ऐसा बहुत हिस्ट्री में एग्जांपल्स देखने को मिल जाएंगे आपको। राइज ऑफ स्लेवरी इन द अटलांटिक वर्ल्ड, देखो 15th सेंचुरी में क्या था, जो यूरोपियन कंट्रीज थी, ठीक है, जैसे पोर्चुगल है, स्पेन है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, नीदरलैंड है, ये अपनी अपनी कॉलोनीज बना रहे थे अमेरिका में, अपने अपने वहां पे एरिया कब्जा करके गुलाम बना रहे थे वहां पे। और दीज कॉलोनीज डेवलप्ड लार्ज प्लांटेशंस, बहुत सारी चीजें उगाई जाती थी यहाँ पे, शुगर, टोबैको, कॉटन, कॉफी। एंड ये जो प्लांटेशन के ओनर्स होते थे ना, उनको बहुत लेबर चाहिए होती थी, बहुत मेहनत करने वाले लोग चाहिए होते थे। लेकिन जो वहाँ के अमेरिकाज के लोकल लोग थे ना, वो बहुत कम हो गए थे, पॉपुलेशन उनकी कम थी, बीमारियों से वो बेचारे मर रहे थे। ऐसे में फिर यूरोपियंस ने क्या करा, अफ्रीकन्स को गुलाम बनाकर अमेरिका में काम करवाया, और इसी को कहा जाता है अटलांटिक स्लेव ट्रेड। ठीक है, और ये क्या है, फोर्स माइग्रेशन का सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप कह सकते हो। जबरदस्ती उनकी मर्जी के बगैर उनको उठा उठा कर ले जाना और उनसे मेहनत वाला काम करवाना। द ट्राइंगुलर ट्रेड सिस्टम, देखो अटलांटिक स्लेव ट्रेड जो है ना, ये ऑपरेट होता था थ्रू दी ट्राइंगुलर ट्रेड। क्या होता था, यूरोप के शिप्स जो होते थे ना, वो बना बनाए सामान जैसे कि गन, क्लॉथ, अल्कोहल अफ्रीका ले जाते थे, और ये सारा सामान जो है ना, देकर बदले में गुलामों को खरीद लिया जाता था। और ये जो एनस्लेव्ड पीपल होते थे ना, इनको फिर ट्रांसपोर्ट किया जाता था अटलांटिक ओशियन से नॉर्थ साउथ अमेरिका तक, इनको भेजा जाता था, इनसे काम करवाया जाता था। फाइनली प्लांटेशन प्रोडक्ट्स जैसे कि शुगर, तंबाकू, कॉटन, कॉफ़ी, ये वापस से आप कह सकते हो कि भाई यूरोप में आने लगे। एंड ये जितना भी ट्रेड हो रहा है, ये क्या कर रहा है, अच्छा खासा पैसा कमा के दे रहा है यूरोपियन मर्चेंट्स को। ठीक है, और बुरा किसके साथ हो रहा है, अफ्रीका वालों के साथ हो रहा है। द मिडल पैसेज एंड द सफरिंग ऑफ एनस्लेव्ड अफ्रीकन्स, अब अफ्रीका से अमेरिका की जो जर्नी है, जिसको द मिडल पैसेज भी कहा जाता है, वो बहुत क्रूअल जर्नी होती थी। जो एनस्लेव्ड अफ्रीकन्स होते थे ना, उनको बहुत पैक करके रखा जाता था जहाज़ों के अंदर टाइटली, बहुत थोड़ा खाना मिलता था, पानी भी बहुत कम, फ्रेश एयर तो मिलती नहीं थी। बहुत लोग बीमारी से भाई सफ़र कर रहे थे, भुखमरी से, किसी को मारा पीटा जाता था, हज़ारों मर भी गए इस जर्नी में। और कुछ जो सर्वाइवर्स थे उनको बेच दिया जाता था, ठीक है, वहाँ पे जाके मार्केट में। फैमिली सेपरेट हो गई हमेशा के लिए, लोगों की जान चली गई भाई, ठीक है, लोगों की फ्रीडम चली गई, उनकी पहचान चली गई। माइग्रेशन टू नॉर्थ अमेरिका, देखो माइग्रेशन टू नॉर्थ अमेरिका यानी नॉर्थ अमेरिका में जब ले जाया गया तो अलग अलग स्टेजेस में ले जाया गया। 17th और 18th सेंचुरी में यूरोपियंस जो थे, इंग्लैंड वाले, स्कॉटलैंड वाले, आयरलैंड वाले, जर्मनी वाले, फ्रांस वाले और बाकी कंट्रीज वाले, वो अपनी मर्जी से यहाँ पर गए ताकि वहाँ पर लोगों को गुलाम बना सकें। उन्होंने देखा भाई कहाँ ज़मीन अच्छी है, कहाँ रिलीजियस फ्रीडम है, कहाँ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, कहाँ लाइफ अच्छी चल रही है। एट द सेम टाइम्स बहुत सारे जो अफ्रीकन जिनको गुलाम बनाया हुआ था, उनको फोर्सफुल तरीके से यहाँ लाया गया। तम्बाकू और कॉटन की प्लांटेशंस उनसे उगवाई गई, खासकर जो सदर्न कॉलोनीज थी यूनाइटेड स्टेट्स की। सो नॉर्थ अमेरिका में एक तो लोग यूरोपियंस मर्जी से भी आए थे और फोर्सफुली अफ्रीकन्स आए थे। माइग्रेशन टू साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका में भी भाई बहुत बड़े लेवल पे माइग्रेशन हुआ यूरोपियन कॉलोनियल रूल के टाइम पे। स्पेन और पोर्चुगल जो थे, उन्होंने अपने गुलाम बना रखे थे, वहाँ कॉलोनीज बना रखी थी, जैसे ब्राज़ील में, पेरू में, अर्जेंटीना में। सो इनिशियली वहाँ के जो लोग थे ना, उनसे ही काम करवाया जाता था, माइंस में, प्लांटेशंस में। बाद में कई मिलियन अफ्रीकन्स को लाया गया ब्राज़ील में और करेबियन एरियाज़ में, ताकि वो शुगर प्लांटेशंस में वहाँ काम कर सकें, कॉफ़ी के पूरे जो एस्टेट्स हैं वहाँ काम कर सकें, माइंस में मेहनत का काम कर सकें।
19th सेंचुरी में बहुत से यूरोपियंस, खासकर इटालियन और जर्मन, पोर्चुगीज और स्पेनियार्ड्स क्या करते हैं, अपनी मर्जी से साउथ अमेरिका आते हैं ताकि उनको जमीन मिले, वहां पर रोजगार मिले। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ माइग्रेशन एंड स्लेवरी। अब इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस कितनी है, देखो माइग्रेशन क्या है, सिंपल सी बात है, लेबर को सप्लाई किया जा रहा है, किस लिए, खेती करवाने के लिए, माइनिंग करवाने के लिए, ट्रेड के लिए अमेरिका में। और ये जो बेचारे जा रहे हैं एनस्लेव्ड होकर, इनका बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि शुगर यही प्रोड्यूस कर रहे हैं वहाँ, कॉटन, तंबाकू, कॉफी, जो कि बहुत प्रॉफिटेबल एक्सपोर्ट है। पैसा सारा अंग्रेज कमा रहे हैं, इन विचारों को कुछ भी नहीं मिल रहा है वहाँ पे, ठीक है। और ये जो इकोनॉमिक ग्रोथ है ये हेविली डिपेंड है भाई, एक तो इकोनॉमिक ग्रोथ तो हो रही है, पर उनको बहुत एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, तंग किया जा रहा है, फोर्सफुली काम करवाया जा रहा है, बेसिक ह्यूमन राइट्स तक नहीं दिए जा रहे हैं। सोशल एंड कल्चरल इम्पैक्ट क्या हुआ, देखो मर्जी के बगैर जब किसी को फोर्सफुली ले जाया जाता है, एंड जो वॉलेंटरली माइग्रेशन होता है ना, उससे सोसाइटीज पूरी बदल जाती है नॉर्थ साउथ अमेरिका की। जो अफ्रीका, यूरोप के और जो इंडिजिनियस लोग थे ना, वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं और एक मल्टी कल्चरल सोसाइटी बनाते हैं। जब सभी लोग इकट्ठे हो जाते हैं, काम करवाने वाला अंग्रेज है, करने वाला अफ्रीकन है, वहाँ के जो लोकल लोग भी हैं। अब अफ्रीकन ट्रेडिशंस जो थे, जो अफ्रीका वालों के अपने ट्रेडिशन है, ठीक है, स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस म्यूजिक, डांस, लैंग्वेज, रिलीजन, फूड एंड आर्ट इन मैनी अमेरिकन कंट्रीज, ठीक है। तो ये इन्होंने अपना ट्रेडिशन दूसरे देशों तक पहुंचाया। अब देखो स्लेवरी ऑल्सो प्रोड्यूस डीप रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। ये जो स्लेव बनाया जाता था, है ना, अब अफ्रीकन ब्लैक्स होते हैं तो उनको ऐसे बोला गया कि ये तो भाई बेकार हैं, ये तो इन्फीरियर हैं, उनके साथ भेदभाव होने लगा। आगे चलकर जब स्लेवरी खत्म हो गई तब भी उनको गलत नजरिए से देखा जाता था। एबोलिशन ऑफ स्लेवरी एंड इट्स लेगेसी, देखो 18th एंड 19th सेंचुरी के बीच में क्या हुआ, बहुत सारे ह्यूमैनिटेरियन, इंसानियत के नाम पे भाई लोगों ने प्रोटेस्ट करे, मूवमेंट्स चलाए, ठीक है, रिलीजियस ग्रुप्स बहुत सारे बने, रिफॉर्मर्स आए जिन्होंने बोला ये जो भी हो रहा है बहुत गलत हो रहा है, स्लेवरी बहुत गलत है, इसको अपोज किया। तो बहुत से देशों ने स्लेवरी खत्म करी, ये ट्रेड खत्म करा जो खरीदा जाता था इंसानों को। ब्रिटेन ने 1807 में ये चीज़ ख़त्म कर दी थी, और 1833 में अपनी कॉलोनीज में भी ये चीज़ ख़त्म कर दी थी। यूएस के अंदर 1865 में ये स्लेवरी ख़त्म हो गई थी सिविल वॉर के बाद। ब्राज़ील में 1888 में ये चीज़ ख़त्म हो गई थी, ठीक है। तो स्लेवरी पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है। हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस क्या है इसका, देखो ज़बरदस्ती माइग्रेट करना, स्लेवरी, इससे क्या है, दुनिया की हिस्ट्री बदल गई। कि भाई एक तो अफ्रीका के लोगों की पॉपुलेशन बदल गई, लोगों को, बहुत सारे लोगों को ले जाया गया, ठीक है, यूरोप के लोग बहुत सारे वहाँ पहुँच गए, और अमेरिका में बहुत मतलब चेंजेस आने लगे इस टाइम पे। एट द सेम टाइम ह्यूमन सफरिंग, इंसान बहुत परेशान हुआ, लोगों की फैमिलियाँ डिस्ट्रॉय हो गई, बेसिक राइट्स भी नहीं मिले ह्यूमंस के जो होते हैं। सो माइग्रेशन की जो हिस्ट्री रही है भाई नॉर्थ और साउथ अमेरिका की, वो याद दिलाती है, देखो कि एक तो लोग अपनी अपॉर्चुनिटी देख के यूरोपियंस जा रहे हैं, और एक तरफ वो लोग हैं जो बहुत टेरिबल, जो बहुत बुरी तरीके से इस चीज़ को, कॉन्सिक्वेंसेस को झेल रहे हैं। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, कमेंट करके ज़रूर बताना। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर दी सेलिएंट फीचर्स ऑफ मॉडर्न वॉरफेयर, डिस्कस द न्यूक्लियर आर्म्स रेस एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। तो मॉडर्न वॉरफेयर के फीचर्स आपसे पूछे जा सकते हैं। देखो मॉडर्न, आज के ज़माने में जो वॉर्स होती हैं वो बहुत अलग हैं। पहले के ज़माने में अलग वॉर होती थी, पहले तो भाई आर्मियाँ आपस में गुत्थम गुत्था हो जाती थी, तलवारें, है ना, तोप, गन, शिप्स पे लड़ते थे। आज क्या है, टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है, साइबर अटैक होते हैं, ड्रोन अटैक होते हैं, सैटेलाइट अटैक होते हैं, एआई का यूज़ हो रहा है ना, स्पेस बेस्ड सिस्टम्स हैं आज की डेट में। और इसके साथ साथ न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप हो गए हैं, जिससे कि वॉर बहुत डेंजरस हो गई हैं, क्योंकि न्यूक्लियर आर्म्स रेस बहुत बढ़ती जा रही है। बड़े बड़े देश चाहते हैं सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स मेरे पास हों, तो इससे क्या हो रहा है, ग्लोबल टेंशन्स भी बढ़ जाती हैं। और एक पॉसिबिलिटी होती है कि भाई कभी ना कभी ये मैसिव डिस्ट्रक्शन ना हो जाए, कहीं ये पूरी दुनिया ना तबाह हो जाए। सो मॉडर्न वॉरफेयर क्या है, इसके फीचर समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं ये भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर, सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या है मॉडर्न वॉरफेयर का, वो है कि एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ करना। आज की डेट में जब लड़ाइयाँ होती हैं, आपने ऑपरेशन सिंदूर में देखा होगा, बहुत तगड़ी टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है। आज देश डिपेंड है भाई प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल्स, एक बटन दबाया वो बिल्कुल प्रिसाइज टारगेट पे हिट करेगी। ड्रोन से मिसाइलें जा रही हैं, सैटेलाइट से, एआई का यूज़ करके, रोबोटिक्स का यूज़ करके, है ना। सो वॉरफेयर इलेक्ट्रॉनिक हो गई है आज की डेट में। मॉडर्न वेपन्स जो है ना, वो हज़ारों किलोमीटर तक दूर बैठे एनिमीज़ को एक्यूरेटली हिट कर सकते हैं। सो टेक्नोलॉजी से क्या हुआ है, स्पीड बढ़ गई है, एफिशिएंसी भी बढ़ गई है, और मिलिट्री ऑपरेशन से बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव पावर अब आप देखने को मिलती है आपको, ठीक है, कि मतलब आप बहुत तबाह कर सकते हो किसी को भी। और अब आपको बहुत ज़्यादा सोल्जर्स नहीं चाहिए बैटल फील्ड में, ठीक है, बस आपको ये चाहिए कि भाई हाँ टेक्नोलॉजी यूज़ करने आती हो।
न्यूक्लियर वेपन्स एज अ मेजर एलिमेंट ऑफ वॉरफेयर। सो न्यूक्लियर वेपन्स कंप्लीटली वॉर्स के पैटर्न को बदल चुका है, नेचर को ही बदल चुका है। पहले तो क्या होता था, कभी भी लड़ाई हो जाती थी, लेकिन आज एक न्यूक्लियर बम से पूरी की पूरी कंट्री, सॉरी कंट्री नहीं, एक बहुत बड़ी सिटी मिनट्स में तबाह हो सकती है। जो जो भाई कंट्रीज न्यूक्लियर बना रही हैं, ठीक है, वो यूज़ करती हैं मेनली एज अ डेटरेंट, यानी कि वो लड़ने के लिए नहीं बनाती हैं, वो एक डराने के लिए बनाती है कि हम पे कुछ करोगे तो हम ये छोड़ देंगे। सो ये जो डर है ना म्यूचुअल डिस्ट्रक्शन का, इससे क्या है कि डायरेक्ट वॉर सब कम हो गई है। तो न्यूक्लियर वेपन अच्छी चीज़ भी है, ठीक है, लेकिन एक इनसिक्योरिटी भी रहती है कहीं ना कहीं। साइबर वॉरफेयर एंड इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, देखो मॉडर्न वॉरफेयर क्या है ना, सिर्फ फिजिकल लड़ाई नहीं है। आज एक दूसरे पे देश अटैक करते हैं, साइबर स्पेस का यूज़ करके गवर्नमेंट का सिस्टम हैक कर देते हैं, बैंक मिलिट्री नेटवर्क हैक कर देते हैं, पावर ग्रिड हैक कर देते हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम ठप कर देते हैं। सो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर क्या कहता है कि भाई फेक न्यूज़ फैला देना, प्रोपोगंडा चलाना मीडिया में, सोशल मीडिया मैनिपुलेशन। तो ये लोगों का ओपिनियन इससे पूरा चेंज हो जाता है, ठीक है। आप बिना मिलिट्री का यूज़ किए सिर्फ सोशल मीडिया और साइबर, उससे ही मतलब सामने वाले को आप वीक कर सकते हो। आज की डेट में इतनी पावर है मीडिया की। यूज़ ऑफ ड्रोन एंड अनमैन्ड सिस्टम्स, आज क्या है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स आ गए हैं जिसको ड्रोन कहा जाता है। ये बहुत एसेंशियल है भाई मॉडर्न। अभी आप देखोगे ना ऑपरेशन सिंदूर में लाल लाल से वो जो ऊपर उड़ते रहते थे, ठीक है, आपने ड्रोन्स देखे होंगे। ये ड्रोन्स का यूज़ होता है भाई सर्विलेंस में। एक तो कैमरा लगा होता है, इंटेलिजेंस जितनी भी इंपॉर्टेंस जो मतलब होगी वो नॉलेज आपको मिल जाएगी। अटैक कर सकते हो ड्रोन का यूज़ करके, बॉर्डर सिक्योरिटी पर आप ड्रोन छोड़ सकते हो। सो ड्रोन्स क्या है कि भाई ड्रोन्स रिड्यूस रिस्क टू सोल्जर्स एंड अलाउ मिलिट्री ऑपरेशंस टू बी कंडक्टेड फ्रॉम अ सेफ डिस्टेंस, कि एक तो रिस्क नहीं होगा सोल्जर्स की लाइफ के ऊपर, आप दूर बैठे हुए ड्रोन छोड़ दो और सारा नज़ारा देखते रहो। लेकिन भाई एथिकल और लीगल क्वेश्चंस भी आते हैं, क्या भाई ये जो ऐसे में ड्रोन अटैक होते हैं, कई लोग मारे भी जाते हैं, इसकी अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा, क्या ये सही है किसी पे सर्विलेंस रखना एंड ऑल। हाइब्रिड वॉरफेयर एंड नॉन ट्रेडिशनल कॉन्फ्लिक्ट्स, देखो मॉडर्न जो लड़ाइयाँ हो रही है ना, उसमें मिलिट्री फोर्स को इकोनॉमिक सैंक्शंस के साथ जोड़ के फिर किसी को वीक किया जा रहा है। एक तो लड़ेंगे तोड़ेंगे, ऊपर से सैंक्शंस लगा देंगे कि उसकी इकोनॉमी ही पूरी जो है वो खलास हो जाए। साइबर अटैक कर देंगे, पॉलिटिकल प्रेशर बनवाएंगे, ठीक है, इंटेलिजेंस ऑपरेशंस चलवाएंगे, टेररिज्म, मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन, ये सब चीज़ें आज की डेट में हो रही हैं। सो इसको हाइब्रिड वॉरफेयर कहा जाता है कि सिर्फ आर्मी से नहीं लड़ रहे हैं, अब देश अलग अलग मेथड यूज कर रहे हैं अपने अपोनेंट्स को वीक करने के लिए, पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिक हर तरीके से, साम दाम दंड भेद, ठीक है। ग्लोबल नेचर ऑफ मॉडर्न वॉरफेयर क्या कहता है, इसको समझ लेते हैं। सो मॉडर्न कॉन्फ्लिक्ट नो लॉन्गर लिमिटेड टू वन रीजन, आज जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं वो बस एक जगह पे नहीं होते हैं। आज ग्लोबलाइजेशन है, अगर ईरान की लड़ाई हो रही है तो पूरे देश पे, पूरी दुनिया पे असर पड़ रहा है, तेल के प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। सो ये वर्ल्ड वाइड कॉन्सिक्वेंसेस आ रहे हैं। कॉन्फ्लिक्ट से क्या होता है, एनर्जी सप्लाई रुकती है, जैसा मैंने आपको बताया पेट्रोलियम वगैरह की सप्लाई, क्रूड ऑयल की सप्लाई रुक गई थी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज बंद हो गया था अभी, ठीक है। फूड सिक्योरिटी रुक सकती है, फाइनेंशियल मार्केट्स आपकी जो है स्टॉक मार्केट वगैरह सब डाउन जा सकता है, ठीक है। और इंटरनेशनल रिलेशंस पे भी असर पड़ता है जो भी कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं। सो मॉडर्न वॉरफेयर आज एक ग्लोबल इशू है, आज लड़ाई होती है तो वो ग्लोबल मुद्दा बन जाता है, किसी एक देश तक का मुद्दा नहीं रहता। द न्यूक्लियर आर्म्स रेस, सो न्यूक्लियर आर्म्स की रेस जो है ना, इसका मतलब होता है कंपटीशन, किसके बीच में, देशों के बीच में। क्यों, वो चाहते हैं अपने आप को पावरफुल बनाना थ्रू न्यूक्लियर वेपन्स, ज़्यादा से ज़्यादा वेपन्स एक्वायर करने हैं। और ये कब से स्टार्ट हुआ है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से स्टार्ट हुआ है, जब यूएस ने अपना पहला एटम बम का अटैक किया था 1945 हिरोशिमा नागासाकी पर, तभी से ये रेस स्टार्ट हो गई थी। सोवियत यूनियन जो इसका एक कॉम्पिटिटर था, उसने भी अपने न्यूक्लियर वेपन्स बना लिए थे, दैट्स वाई कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गई थी, ठीक है। तो ये दोनों कंट्रीज कंटिन्यूसली न्यूक्लियर वेपन्स अपने स्टॉक किए जा रहे थे, बनाए जा रहे थे। बाद में और देश जैसे यूके, फ्रांस, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया, ये भी न्यूक्लियर पावर बन गए भाई, इन्होंने भी अपने वेपन्स बना लिए। आज तो बहुत सारे देश अपने आप को मॉडर्नाइज कर रहे हैं और न्यूक्लियर आर्सेनल्स वेपन्स बना रहे हैं। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो रहे हैं, देखो न्यूक्लियर आर्म्स से बहुत सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस आ सकते हैं। एक तो इंटरनेशनल टेंशन बढ़ जाती है, लोगों का भरोसा उठ जाता है, भाई क्या पता कभी भी कोई अटैक कर दे, ठीक है। और एक तो पैसा बहुत लगता है इसको बनाने में, इसकी रिसर्च में, ठीक है। और आप वो पैसा एजुकेशन, हेल्थ केयर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे भी तो लगा सकते हो, पर आप हथियारों पर लगा रहे हो। सो लगातार एक डर रहता है कहीं कोई ऐसी न्यूक्लियर वॉर ना हो जाए,
ठीक है, तो बहुत खतरा रहता है। सो न्यूक्लियर टेस्टिंग, जहाँ पर न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट किया जाता है, उससे भी एनवायरनमेंट डैमेज होता है, हेल्थ प्रॉब्लम आ सकती है आसपास के एरियाज में। सो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से क्या हो रहा है कि धीरे 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 एक रिस्क बढ़ता जा रहा है न्यूक्लियर वेपन्स के बढ़ने का, ठीक है। और खासकर ये टेररिस्ट ग्रुप्स के हाथ में लग गया तो फिर तो भाई दिक्कत हो जाएगी। अब कुछ एफर्ट्स किए जा रहे हैं न्यूक्लियर वेपन्स को कंट्रोल करने के लिए, ताकि ये खतरा कम किया जा सके। तो बहुत सारे एग्रीमेंट हुए हैं, जैसे न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है, इसको एनपीटी भी कहा जाता है। इसको क्यों किया गया था? ताकि न्यूक्लियर वेपन्स ज़्यादा से ज़्यादा अब कोई ना बनाए, पीसफुल यूज़ के लिए ही बनाए जाएं। और भी एग्रीमेंट्स हैं, जैसे कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी, सीटीबीटी है इसका शॉर्ट फॉर्म। बहुत से और भी आर्म्स कंट्रोल नेगोशिएशंस होते हैं देशों के बीच में कि भाई ये हथियार हम अब ना बनाएं, ठीक है, न्यूक्लियर टेस्टिंग को कम करें, न्यूक्लियर इतने ज़्यादा कोई भी ना बनाए। ऑल्दो ये जो एफर्ट्स है ना, ये इससे होता क्या है, ग्लोबल सिक्योरिटी इंप्रूव होती है, ठीक है। और जो न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट है पूरी तरीके से कि हथियार बनने ही बंद हो जाएं, ये अभी तक तो हो नहीं पाया है, क्योंकि बहुत सारे देश बना रहे हैं, वो कह रहे हैं हमारी सिक्योरिटी के लिए हमें चाहिए भाई, बिना न्यूक्लियर के हम नहीं रह पाएंगे। नीड फॉर पीस, डिसआर्ममेंट एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन। तो जो फ्यूचर है ना ग्लोबल सिक्योरिटी का, कि दुनिया कितनी सेफ रहेगी, ये डिपेंड करता है कि भाई कितनी आप लड़ाइयाँ रोकोगे। बातचीत कर लो, डायलॉग्स, ठीक है, और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स कुछ ऐसा करो जिससे कि लड़ाइयाँ ना हो, इंटरनेशनल कोऑपरेशन करो। और कंट्रीज जो है ना मस्ट स्ट्रेंथन आर्म्स कंट्रोल एग्रीमेंट्स, जो एग्रीमेंट हो रहे हैं हथियारों को कंट्रोल करने के, उस पर लोग टिके रहें। और न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट को प्रमोट करो जितना हो सकता है भाई, बोलो कि मत बनाओ मत बनाओ, न्यूक्लियर वेपन्स मत बनाओ। कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो उसको पीसफुली हैंडल करवाओ, लड़ाई झगड़ा मत करवाओ, आपस में ट्रस्ट बनवाओ। और डेवलपमेंट में पैसा लगाओ, एजुकेशन पे लगाओ भाई, साइंटिफिक कॉपरेशन, भाई साइंस वगैरह पे, स्पेस टेक्नोलॉजी में पैसा लगाओ, ठीक है। पीसफुल और स्टेबल इंटरनेशनल ऑर्डर हमें बनाना है, ताकि दुनिया में कोई प्रॉब्लम आगे चल के ना आए, कोई खतरा ना आए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनालाइज वेरियस वेलफेयर मेजर्स इंट्रोड्यूस्ड बाय द नेशन स्टेट इन इंग्लैंड, एक्सप्लेन द आइडिया ऑफ द वेलफेयर स्टेट। वेलफेयर स्टेट के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है, तो आपको ये ज़रूर करना है। तो वेलफेयर स्टेट का जो आइडिया है, ये इंग्लैंड में जब डेवलप हुआ तो वो क्यों हुआ, ताकि जो आम लोग हैं, जो आम जनता है, उनका जो जीने का जो एक वो है ना, मतलब कह सकते हो एक अच्छा जीवन उनको मिल सके, इम्प्रूवमेंट हो सके। क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम पर जो जितने भी जो लोग मजदूरी करते थे, वर्कर्स थे, वो एक तो बहुत गरीबी में थे, ठीक है, कईयों के पास नौकरी नहीं थी, कईयों की हेल्थ बहुत ख़राब रहती थी, ठीक है, कईयों के भाई एजुकेशन का लेवल बिल्कुल लो था या था ही नहीं, पढ़ाई लिखाई नहीं थी। तो इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना था, इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या करा, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ली कि भाई हमें अपने सिटीजन्स क्या कुछ ना कुछ भला करना है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हमें सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने तक लिमिटेड नहीं रहना, हमें सोशल सिक्योरिटी लोगों को देनी है, समाज में लोगों का भला करना है। फ्री हेल्थ केयर, यानी कि लोगों को हॉस्पिटल में फ्री इलाज मिले, फ्री एजुकेशन मिले, लोगों को घर मिले, लोगों को रोज़गार का सपोर्ट मिले, ये सरकार का काम है। सो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, इससे क्या हुआ, इंग्लैंड एक मॉडर्न वेलफेयर स्टेट बन गया कि लोगों के लिए कुछ भला करना है। अब देखो ये इसका मीनिंग और कॉन्सेप्ट क्या होता है वेलफेयर स्टेट का। वेलफेयर स्टेट यानी एक ऐसा देश होता है जहाँ पे जो सरकार होगी वो जिम्मेदारी लेगी पूरी कि भाई सोशल और इकोनॉमिक भला हम करेंगे, अपनी जनता का, अपने सिटीजन्स का जो हो सकता है कल्याण हम करेंगे। तो इसमें एम क्या होता है, सबको एक तो इक्वल अपॉर्चुनिटी देंगे, जितने भी लोग हैं, गरीबी को बिल्कुल कम करेंगे, जो खासकर वल्नरेबल ग्रुप्स हैं, बेचारे बहुत सेंसिटिव लोग हैं, उनकी मदद करेंगे, और लाइफ की क्वालिटी अच्छी करेंगे लोगों की। सो गवर्नमेंट ऐसे में क्या करती है, कुछ सर्विस प्रोवाइड करती है, जैसे फ्री एजुकेशन स्कूल में, कॉलेजेस में, हेल्थ केयर की फ्री सर्विसेज, पेंशन देना, भाई बुजुर्गों को पेंशन देना, विधवाओं को पेंशन देना, लोगों को घर देना जो बेघर हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स, जिन लोगों की नौकरी नहीं लग रही है तब तक कुछ ना कुछ पैसा सरकार दे उन्हें। और मेन गोल यहाँ पर यही है कि भाई एक सोसाइटी बनानी है जहाँ हर इंडिविजुअल एक डिग्निटी के साथ, इज्जत के साथ, सिक्योरिटी के साथ रह सके। अर्ली पुअर लॉज एंड सोशल असिस्टेंस। सो द फर्स्ट वेलफेयर मेजर्स जो इंग्लैंड में लिए गए थे, वो एक कानून बना पुअर लॉज के नाम पर, खासकर एलिजाबेथन पुअर लॉ ऑफ 1601। ये क्या कहता है, ऐसे में लोकल जो अथॉरिटीज़ होंगी ना, उनको कुछ काम करना है, जो गरीब लोग हैं, जो बेचारे बुजुर्ग हैं, जो डिसेबल्ड हैं, जिन पे नौकरी नहीं है, उनके लिए। सो ये जो मदद होगी ये बहुत लिमिटेड होगी, कभी कभी बहुत हार्श भी हो सकती है, क्योंकि आप कह सकते हो कि ये एक गवर्नमेंट की शुरुआत है कि भाई वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं,
सो जो ये पुअर लॉज हैं, एक शुरुआत है, कुछ कमियां भी थी, लेकिन एक फाउंडेशन है कि आगे ऐसी और भी पॉलिसीज आएंगी। लेबर रिफॉर्म्स एंड फैक्ट्री एक्ट्स। सो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के टाइम पर क्या हुआ, जब बहुत सारी फैक्ट्रियां लगाई जा रही थी, फैक्ट्री वर्कर्स बहुत डेंजरस कंडीशन में काम करते थे, वो भी बहुत लॉन्ग आवर्स तक, उनसे बहुत ज़्यादा काम करवाया जाता था। अब उनकी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे एक्ट बनाए फैक्ट्री से रिलेटेड, और इन लॉज की वजह से क्या हुआ, वर्किंग आवर एक तो कम हुए, दूसरा चाइल्ड लेबर को बिल्कुल बैन कर दिया गया कि भाई जो हजारस इंडस्ट्रीज होती हैं, बहुत खतरनाक जगहें हैं, वहाँ बच्चे काम नहीं कर सकते, ठीक है। और रेगुलेटेड विमेंस एम्प्लॉयमेंट, जो भी महिलाएं काम कर रही हैं उनका रोजगार पक्का किया। तो ये जो रिफॉर्म्स थे ये इसीलिए थे कि भाई जो वर्कर्स है ना, उनको बचाया जा सके, एक्सप्लॉयटेशन उनका ना हो, उनको बेटर कंडीशंस मिल सके, है ना, उनको अच्छे एक जीवन की वो आप कह सकते हो सौगात देना। डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक एजुकेशन। अब एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, वेलफेयर की जब बात होती है तो भाई पढ़ाई लिखाई सबसे पहले नंबर पे आनी चाहिए। सो एक एजुकेटेड पॉपुलेशन बहुत ज़रूरी है जब आपको देश को आगे बढ़ाना है। गवर्नमेंट ने ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस किया फ्री एंड कंपलसरी एलिमेंट्री एजुकेशन, कि एटलीस्ट एलिमेंट्री लेवल तक आपको फ्री एजुकेशन मिलेगी, कंपलसरी है, हर बच्चे को पढ़ना ही पढ़ना है। बहुत सारे एजुकेशन एक्ट आए इसके लिए, पब्लिक स्कूल्स खोले गए सरकारी, और जो बच्चे थे गरीब फैमिलीज़ के, उनको अपॉर्चुनिटी मिली, इसकी वजह से वो पढ़ने जा पाए, कोई फीस नहीं देनी, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो इलिटरेसी है, जो लोग अनपढ़ हैं वो थोड़ा भाई पढ़ लिख लेंगे, सोशल मोबिलिटी भाई थोड़ी सी वो बढ़ जाएगी, लोग कुछ और काम करेंगे अपना अनपढ़ों वाला काम छोड़कर। इंट्रोडक्शन ऑफ पब्लिक हेल्थ सर्विसेज। तो जब तेजी से जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, तो इससे सिटीज़ का क्राउड बहुत बढ़ गया, क्योंकि फैक्ट्री में इतने लोग काम करने आ गए, तो इससे साफ सफाई बिल्कुल बेकार हो गई, फ्रीक्वेंटली बीमारियां फैलने लगी। और गवर्नमेंट ने फिर बहुत सारे पब्लिक हेल्थ एक्ट बनाए, और इसमें यह था कि भाई साफ सफाई करनी है, साफ पीने का पानी लोगों को देना है, ड्रेनेज सिस्टम बनाना है, नाला जो है वो भाई जो गंदा पानी है वो सही जगह पर जाए, एपिडेमिक्स कोई ना आए, आगे चलकर बड़ी बीमारी ना आए। सो इससे हुआ क्या, इम्प्रूवमेंट आई किसमें, पब्लिक हेल्थ और इंक्रीज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, भाई लोगों की हेल्थ सुधरी, लोग लंबा जीने लगे जब सरकार काम करेगी। सोशल इंश्योरेंस एंड ओल्ड एज पेंशंस। सो अर्ली 20th सेंचुरी में इंग्लैंड ने एक बहुत बड़ा मेजर लिया, ओल्ड एज पेंशन एक्ट आया 1908 में, जहां पर कुछ पैसा दिया जाएगा जो बुजुर्ग हैं, बुजुर्गों की पेंशन स्टार्ट हुई। बाद में नेशनल इंश्योरेंस एक्ट आया 1911 का, जहां पर इंश्योरेंस दिया गया अगर आप बीमार हो, अगर आप बेरोजगार हो, ठीक है। तो वर्कर्स और एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूटेड टू दिस स्कीम्स, और वो यहाँ पे भाई पूरा कंट्रीब्यूट करते हैं, एक फाइनेंशियल सपोर्ट मिल रही है मुसीबत के समय में। सो ये रिफॉर्म्स की वजह से लोगों को एक इकोनॉमिक सिक्योरिटी मिली, लोगों का जीवन सुधर गया। दी बेवरेज रिपोर्ट एंड मॉडर्न वेलफेयर रिफॉर्म्स। एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आया जब एक बेवरेज रिपोर्ट आई 1942 की, जिसको सर विलियम बेवरेज ने बनाई थी। ये रिपोर्ट को आप कह सकते हो कि भाई 5 मेजर सोशल प्रॉब्लम्स बताई गई हैं, जिसको 5 जाइंट्स कहा जाता है, वांट, डिजीज, इग्नोरेंस, स्क्वेलर एंड इडलनेस। सो ये कह रहे हैं कि देखो गवर्नमेंट को इन 5 चीज़ों पे काम करना है, ये बिल्कुल एलिमिनेट करनी है ये 5 प्रॉब्लम्स, बीमारियां, लोगों की इच्छाएं, जो लोगों को इग्नोर किया जा रहा है। और ये कैसे होगा, जब लोगों को इंश्योरेंस मिलेगा, लोगों की अच्छी हेल्थ रहेगी, अच्छी एजुकेशन मिलेगी, लोगों को घर मिलेंगे, रोजगार मिलेगा। तो ये रिपोर्ट एक ब्लूप्रिंट है एक तरीके से, ठीक है, एक बेस बनाता है कि आगे मॉडर्न वेलफेयर स्टेट इंग्लैंड में बने तो ये सब चीज़ें करनी होगी। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द नेशनल हेल्थ सर्विसेज। अब ये क्या है, देखो सबसे बड़ा अचीवमेंट क्या रहा वेलफेयर स्टेट का, कि नेशनल हेल्थ सर्विसेज NHS 1948 में बनना। अब इसमें होगा क्या, हेल्थ केयर बहुत मतलब इजीली अवेलेबल होगा, किसी की इनकम कम भी है तब भी वो अपनी भाई बीमारी का इलाज करवा सकता है। मेडिकल ट्रीटमेंट, हॉस्पिटल, डॉक्टर, इमरजेंसी सर्विसेज लगभग फ्री होंगी, ठीक है, आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो इससे क्या होगा, सभी को इक्वल एक्सेस मिलेगा ना भाई हेल्थ केयर के मामले में। अगर कोई बीमारी है तो आप भी उसे हॉस्पिटल में जा सकते हो जहाँ कोई अमीर जा रहा है। हाउसिंग, एम्प्लॉयमेंट एंड फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम्स। सो गवर्नमेंट जब वेलफेयर की काम करेगी तो भाई ऐसे में प्रोग्राम चलाए जाएंगे, लोगों को घर देना, इम्प्रूव करना, ठीक है, उनका जो है रोजगार दिलवाना। पब्लिक हाउसिंग अफोर्डेबल, कि भाई बहुत कम पैसे कमाने वाले लोगों को भाई घर देना, ठीक है। वाइल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस एंड जॉब सपोर्ट सर्विसेज। अब जो मान लो नौकरी रोजगार मिलेगा तो ऐसे में भी बेचारे जो बेरोजगार हैं, जो काम ढूंढ रहे हैं, उनका फायदा हो जाएगा। फैमिली वेलफेयर स्कीम्स लाई गई, मैटरनिटी बेनिफिट्स, कोई माता बन रही है तो उसके लिए बेनिफिट्स, चाइल्ड सपोर्ट, बच्चों की मदद करना, ठीक है, कोई डिसेबल व्यक्ति है तो उसकी मदद करना।
तो ये सब वेलफेयर स्टेट का ही तो काम होता है, यही सब चीज़ें आती हैं। अब इसकी अचीवमेंट्स क्या हैं, क्या इसकी लिमिटेशंस हैं, ये भी समझ लो। देखो वेलफेयर स्टेट जो इंग्लैंड में था, वो भाई सक्सेसफुली उसने गरीबी को तो ख़त्म कर दिया। जो इंग्लैंड में गरीबी हुआ करती थी, धीरे धीरे वो ख़त्म होने लग गई। लोगों की भाई एजुकेशन का लेवल अच्छा हो गया, लिटरेसी बढ़ गई, हेल्थ केयर सर्विसेज लोगों तक पहुंचने लगी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई, लोग लंबा जीने लगे, सोशल सिक्योरिटी एक आ गई, मिलियंस ऑफ द पीपल को होप मिल गया, तो एक इक्वल और स्टेबल सोसाइटी बन गई। लोगों की प्रोटेक्शन हो गई भाई, बीमारी से भी, बेरोजगारी से भी और बुढ़ापे से भी। सो मतलब बुढ़ापे से यानी उनको पेंशन मिल रही है। सो वेलफेयर स्टेट कुछ चैलेंजेस भी फेस करता है, जैसे कि ये सारे प्रोग्राम जब आपको चलाने हैं तो आपको बहुत पैसा लगाना पड़ेगा। तो कोई कहता है इतना ज़्यादा पैसा लगाओगे तो ऐसे में लोग मोटिवेट ही नहीं होंगे ना, काम कोई करेगा नहीं, घर बैठे सब कुछ मिलता रहेगा। सो इतना क्रिटिसिज्म आता है, फिर भी वेलफेयर स्टेट एक इंपॉर्टेंट चीज़ है इंग्लैंड के पॉलिटिकल सिस्टम में। अब हम आगे बढ़ते हैं। सो अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर दी सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट पैटर्न्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो भाई ये क्वेश्चन आया हुआ है पीछे, तो हमें इसको ज़रूर करना है। इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या कहता है, देखो आप जब फैक्ट्रियां लगाते हो किसी देश में और वो इंडस्ट्रीज लग रही हैं, उसके बाद पॉपुलेशन भी बढ़ेगी और साथ साथ भाई वहाँ पे लोग आएंगे, वहाँ पे ज़्यादा लोग आएंगे तो प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, लोगों को रोज़गार भी मिलेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगी, सब कुछ होगा जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा। तो मॉडर्न टाइम पीरियड की बात करें तो दो पैटर्न देखने को मिलते हैं यहाँ पे, एक तो कैपिटलिस्ट पैटर्न है और एक सोशलिस्ट पैटर्न है, दोनों आपको समझा दूंगा। देखो कैपिटलिस्ट मॉडल ये कह रहा है कि एक ऐसा देश जैसे मान लो ब्रिटेन हो गया, यूएस हो गया, जहाँ प्राइवेट ओनरशिप ज़्यादा है, जहाँ पर कंपनियां पैसा लगा रही हैं, मार्केट में कंपटीशन है, वो ज़्यादा मतलब देखा जा रहा है। सोशलिस्ट मॉडल ये है सब कुछ फैक्ट्रियां वगैरह सब सरकार के अंडर में है, जितना प्रोडक्शन हो रहा है सब सरकार का है, उस पर हक, जैसे सोवियत यूनियन में हुआ करता था, स्टेट सब कुछ कंट्रोल कर रहा है इंडस्ट्रीज को, सारी एक्टिविटीज़ को। सो दोनों सिस्टम का एम तो यही है भाई, आगे बढ़ना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना, इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस करना, लेकिन दोनों में डिफरेंसेस बहुत हैं, ओनरशिप को लेकर, प्लानिंग को लेकर, प्रोडक्शन को लेकर, डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर। सो एट द सेम टाइम बहुत से गोल्स हैं जो दोनों में कॉमन है, जैसे कि प्रोडक्शन बढ़ाना, दोनों चाहते हैं भाई प्रोडक्शन बढ़े, दोनों चाहते हैं हमारा देश मजबूत हो। मीनिंग ऑफ कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन, पहले हम इसका मीनिंग समझ लेते हैं कि आखिर इसका मतलब क्या है। आखिर ये टर्म्स जो यूज़ हो रही हैं आपको पता तो होना चाहिए ना कि भाई इसको हम क्यों यूज़ कर रहे हैं और ये है क्या। देखो कैपिटलिस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन कह रहा है कि जो ओनर है वो प्राइवेट होगा, सरकार नहीं होगी, जो भी इंडस्ट्रीज होंगी वो किसी कंपनी की होगी, मार्केट फ्री होगी, कोई भी आके बेच सकता है, कंपटीशन होगा, ठीक है। इंडिविजुअल्स और कंपनीज पैसा इन्वेस्ट करेंगी, क्यों करेंगी, प्रॉफिट कमाने के लिए करेंगी, सिंपल सी बात है। गवर्नमेंट का रोल बहुत लिमिटेड होगा, मार्केट फोर्सेस डिसाइड करेगी कितना प्रोड्यूस करना है, सरकार का रोल कुछ भी नहीं होगा इसमें। सोशलिस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन ये कहता है कि सब कुछ स्टेट ओनरशिप में होगा, सरकार ही उसका ओनर होगी, सेंट्रलाइज प्लानिंग होगी पूरी, ठीक है। गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी फैक्ट्रियों को और गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कितना प्रोडक्शन करना है, देश को कितनी ज़रूरत है, ठीक है। प्राइवेट प्रॉफिट नहीं देखा जाएगा। सो मेन एम क्या है कि भाई इक्वल अपॉर्चुनिटीज सबको देना और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी कम करना, कोई अमीर गरीब ज़्यादा ना रहे, सबको बराबर की अपॉर्चुनिटीज मिले। अब देखो सिमिलरिटी क्या है, एम दोनों का इंडस्ट्रियल ग्रोथ है, चाहे सोशलिस्ट हो चाहे कैपिटलिस्ट हो, डिफरेंसेस हैं लेकिन दोनों ही यही कह रहे हैं कि भाई देखो हमें इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ाना है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है, अपने को आगे ले जाना है। तो दोनों एनकरेज कर रहे हैं कि भाई देखो फैक्ट्रियाँ तो दोनों जगह लग रही हैं, मशीनें दोनों जगह यूज़ हो रही हैं, टेक्नोलॉजी दोनों जगह यूज़ हो रही हैं। सो इंडस्ट्रियलाइजेशन तो दोनों सिस्टम्स में हो रहा है और दोनों जगहों पे एम्प्लॉयमेंट, रोजगार लोगों को मिल रहा है, देश की इनकम बढ़ रही है और इससे कंट्री की इकोनॉमी ऊपर होगी अगर आपके देश में फैक्ट्री है। तो दोनों ही आइडियोलॉजी में यही कहा जा रहा है कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ बहुत ज़रूरी है, मॉडर्नाइजेशन के लिए बहुत ज़रूरी है, हमारी फैक्ट्रियाँ आगे बढ़े, हमारा लिविंग का स्टैंडर्ड अच्छा हो। डिफरेंस इन ओनरशिप ऑफ इंडस्ट्रीज, तो थोड़ा इसको समझ लेते हैं। एक डिफरेंस है कि ओनर कौन होगा, सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है भाई, कैपिटलिज्म और सोशलिज्म में यही डिफरेंस आता है कि कैपिटलिस्ट सिस्टम में जो फैक्ट्रियां होंगी उसका ओनर कोई प्राइवेट बंदा होगा, कोई कंपनी होगी, कोई बिजनेस का ग्रुप होगा, ओनर जो है वो डिसीजन अपने हिसाब से लेगा जिसमें उसका फायदा है। पर सोशलिस्ट सिस्टम में जो कंपनियां होती हैं, मतलब सॉरी जो फैक्ट्रियां होती हैं वो सरकार के अंडर में होती हैं, सरकार कंट्रोल करेगी कितना प्रोडक्शन करना है, कितना पैसा लगाना है, कितना फायदा हो रहा है, उस पैसे को जनता के ऊपर लगाया जाएगा।
डिफरेंस इन द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोडक्शन। अब इसको समझ लो, जो प्रोडक्शन का पर्पस है ना, वो यहाँ पे थोड़ा सा अलग है। कैपिटलिज्म में क्या होता है, जब आप कोई चीज़ बना रहे हो तो आप प्रॉफिट के लिए बना रहे हो, आपको पैसा कमाना है। कंपनीज अगर पैसा लगा रही है, प्रोडक्शन बढ़ा रही है ना, तो वो देख रही है कि भाई जो चीज़ें डिमांड में ज़्यादा हैं उसको बनाओ और उसके बाद रिटर्न ज़्यादा मिलेगा, पैसा मिलेगा। बट सोशलिस्ट सिस्टम में क्या हो रहा है, मेन ऑब्जेक्टिव है कि भाई जो लोगों की ज़रूरतें हैं उसको पूरी करने के लिए हम प्रोडक्शन कर रहे हैं। प्रोडक्शन इज प्लान टू एंश्योर द एसेंशियल गुड्स, एसेंशियल जो सामान होता है उसको ज़्यादा से ज़्यादा बनाना है और सर्विसेज जो है वो सभी सिटीजन्स तक रहें। यानी कि पैसा कमाना, प्रॉफिट कमाना सोशलिज्म में ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, लोगों का वेलफेयर इज मोर इम्पोर्टेंट। अब इकोनॉमिक प्लानिंग में क्या डिफरेंस है, इसको समझ लो। प्लानिंग का डिफरेंस आता है दोनों आइडियोलॉजीज में। अब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है कि मार्केट को देखा जाता है, किस चीज़ की डिमांड है, किस चीज़ की डिमांड नहीं है। प्राइस, प्रोडक्शन, इन्वेस्टमेंट, ये सब इन्फ्लुएंस होता है डिमांड एंड सप्लाई से। मार्केट में जिस चीज़ की ज़रूरत होगी वही चीज़ बनाई जाएगी, उसका प्राइस उसके हिसाब से तय होगा, उसी के हिसाब से उसकी सप्लाई होगी। गवर्नमेंट इसमें कुछ भी ज़्यादा हाथ नहीं दे सकती। सोशलिज्म में क्या होगा, एक सेंट्रल प्लानिंग होगी, गवर्नमेंट पूरा प्लान बनाएगी, डिसाइड करेगी ये हमारा टारगेट है, इतना बनाना है, ये चीज़ें हम आपको एलोकेट करेंगे रिसोर्सेज, और ये हमारी प्रायोरिटीज़ होंगी। तो इसमें सरकार सब डिसाइड कर रही है, ठीक है। लेकिन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में लोगों को देखा जा रहा है, मार्केट क्या कहती है, किस चीज़ की डिमांड है, वो चीज़ बनाई जा रही है। डिफरेंस इन कंपटीशन एंड इनोवेशन। देखो, कंपटीशन बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है कैपिटलिज्म का, कि आप आओ, जिस पे पैसा है लगाओ, अपना सामान बनाओ, देखते हैं किसका ज़्यादा बढ़िया है। सो प्राइवेट कंपनियां एक दूसरे से कॉम्पीट करती हैं, अपना प्रोडक्ट अच्छा बताती हैं, अपने को ज़्यादा अच्छा बनाती हैं और कॉस्ट रिड्यूस करने पे ध्यान देती है कि कम पैसे में कैसे हम बढ़िया बना सकते हैं सामान। नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करती है जिससे बहुत तेज़ी से इनोवेशन होता है, अच्छे प्रोडक्ट बनते हैं। बट सोशलिज्म में क्या होता है, कंपटीशन ज़्यादा होता ही नहीं है, क्योंकि इंडस्ट्रीज को सरकार चला रही है, क्यों सरकार कंपटीशन करेगी खुद से। सो बड़े प्रोजेक्ट्स जो होते हैं ना, वो कैन बी कंप्लीटेड एफिशिएंटली थ्रू प्लानिंग, ठीक है। इनोवेशन में समटाइम्स भी स्लोवर, इनोवेशन कुछ नई टेक्नोलॉजी ज़्यादा नहीं आती, प्रोजेक्ट पूरे हो जाते हैं जो भी होते हैं, लेकिन कुछ नया इसमें देखने को नहीं मिलता, मार्केट कंपटीशन तो इसमें होता ही नहीं है। देन डिफरेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड इनकम। अब देखो दोनों सिस्टम में क्या है कि वेल्थ मतलब जो पैसा है वो कहाँ जा रहा है, ये देखो। कैपिटलिज्म में क्या है कि भाई पैसा बहुत बनता है, बट इक्वली सबको नहीं मिलता, कुछ लोग बहुत अमीर हो जाते हैं, कुछ बहुत गरीब रहते हैं। बट सोशलिज्म में क्या होता है कि इनइक्वालिटी को कम किया जाता है, एम्प्लॉयमेंट के बराबर के अवसर मिलते हैं, एजुकेशन आपको फ्री दी जाती है, हेल्थ केयर फ्री दिया जाता है, बेसिक सर्विस आपको दी जाती है। गवर्नमेंट कोशिश करती है कि जो नेशनल रिसोर्सेज है ना, वो इक्वली सब में जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएं। बोथ रिक्वायर टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड स्किल्ड लेबर, ये दोनों की जरूरत है भाई। चाहे कैपिटलिज्म हो, चाहे सोशलिस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, कि आपको मॉडर्न टेक्नोलॉजी तो चाहिए चाहिए, वर्कर्स भी स्किल्ड वाले चाहिए ही चाहिए, और इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा होना ही चाहिए। फैक्ट्रीज हैं, ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, इलेक्ट्रिसिटी है, कम्युनिकेशन नेटवर्क है, साइंटिफिक रिसर्च है, टेक्निकल एजुकेशन है, ये बहुत ज़रूरी है। आपको अगर अपनी फैक्ट्रियों को आगे बढ़ाना है तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब आपके पास होना चाहिए। ट्रांसपोर्ट, अच्छी नॉलेज है ना, इलेक्ट्रिसिटी, ये नहीं होगा तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो ही नहीं पाएगा। अब कुछ फ़ायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं, हम दोनों ही चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। कैपिटलिस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या कह रहा है, एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दे रहा है कि आप नए नए आइडियाज़ लाओ, कुछ नया नया करो, है ना, कुछ इनोवेशन, कुछ नई खोज करो, है ना, इन्वेस्ट करो, पैसा लगाओ। इकोनॉमिक एफिशिएंसी, जितना ज़्यादा हो सकता है इकोनॉमी को अच्छे से चलाना है, लेकिन इससे बहुत बारी बेरोजगार भी हो जाता है इंसान, ठीक है। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी भी देखने को मिलती है, कुछ लोग बहुत अमीर हो जाते हैं तो कुछ लोग ज़्यादा गरीब रह जाते हैं। कभी मोनोपोली देखने को मिल जाती है, एक ही कंपनी पैसा छाप रही है, कभी वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन होता है फैक्ट्रियों में, ठीक है, और रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत वीक होते हैं। बट सोशलिज्म में क्या होता है, सोशल वेलफेयर पे ध्यान दिया जाता है, लोगों को जॉब देनी है, ठीक है, और बैलेंस के साथ डेवलपमेंट करना है। ये नहीं है देश में 2 स्टेट आगे बढ़ गए बाकी स्टेट पीछे हैं, सबको बराबर लेके चलना है। लेकिन कभी कभी होता क्या है ना, गवर्नमेंट का कंट्रोल बहुत ज़्यादा होता है, कंपटीशन यहाँ पे होता नहीं है, तो प्रोडक्ट की क्वालिटी ख़राब होती है, और जो यहाँ के अधिकारी होते हैं ना सरकार के, वो बहुत धीरे धीरे काम करते हैं, तो इनोवेशन तो आप भूल जाओ, और एफिशिएंसी भी ज़्यादा अच्छी नहीं होती है। सो दोनों सिस्टम में कुछ स्ट्रेंथ हैं तो कुछ वीकनेस भी हैं भाई, अच्छी चीज़ें हैं तो बुरी भी होंगी। मॉडर्न रेलेवेंस, आज की डेट में अगर मैं आपको बताऊं, बहुत कम कंट्रीज ऐसी बची हैं
जो या तो फुली कैपिटलिस्ट है या फुली सोशलिस्ट है। आज कंट्रियां मिक्स हो गई हैं। जैसे इंडिया है, हमारे यहाँ पे क्या सब कुछ सरकारी है, क्या सब कुछ प्राइवेट है? नहीं, हमारे यहाँ सरकारी भी है और प्राइवेट भी है। तो हमने फीचर कंबाइन कर दिए हैं दोनों सिस्टम के। प्राइवेट इंडस्ट्रीज हैं, वो अपना पैसा लगाती हैं, कंपटीशन करती हैं, इनोवेशन करती हैं। सरकार अपना काम कर रही है, लोगों को अपनी सर्विसेज मिल रही हैं, सोशल वेलफेयर भी चल रहा है। तो ये एक बैलेंस्ड अप्रोच है, अगर तरीके से चलोगे तो ये बहुत अच्छी अप्रोच है। आगे चढ़ अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है चलता है वो है, हाउ डिड द नॉलेज रेवोल्यूशन इन्फ्लुएंस द मॉडर्न वर्ल्ड? डिस्कस टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स इन द 20th सेंचुरी। तो चलो भाई देखते हैं नॉलेज रेवोल्यूशन क्या है, और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स पे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो देखो 20th सेंचुरी का जो टाइम है ना, यहाँ पर ये विटनेस किया लोगों ने कि बहुत बड़ी रेवोल्यूशन हो रही है नॉलेज के मामले में। दुनिया का तरीका बदल गया है, लोग सोचते काम कैसे करते हैं, क्या वो बोलते कैसे हैं, रहते कैसे हैं, ये सब बदल गया था एक टाइम बाद। साइंस में नई नई डिस्कवरी होने लग रही है, नई नई इन्वेंशंस हो रही हैं, एजुकेशन का स्प्रेड हो रहा है। तो आप कह सकते हो कि ह्यूमन नॉलेज बहुत बढ़ गई है बहुत तेज़ी से। और टेक्नोलॉजी जो आज की डेट में टेक्नोलॉजी है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमारी लाइफ बदल दी है भाई टेक्नोलॉजी ने, इतनी तेज़ी से इंडस्ट्रीज ग्रो कर रही हैं। हेल्थ केयर इतना अच्छा हो गया है, कम्युनिकेशन फास्ट हो गया है, सेकंड्स में आप मैसेज पहुंचाओ। ग्लोबल कनेक्टिविटी, दुनिया सारी आज की डेट में आपस में कनेक्टेड है। एट द सेम टाइम्स डेवलपमेंट तो हुआ है, लेकिन बहुत से चैलेंजेस भी आए हैं। चैलेंजेस सच एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, सबसे बड़ी दिक्कत ये आई है कि हम मॉडर्न तो हो रहे हैं, हमारी सोच तो अच्छी हो रही है, पर हमने हमने एनवायरमेंट को पूरी तरीके से तबाह कर दिया है। अनएम्प्लॉयमेंट, सब कुछ एआई और मशीनें करेंगी, तो भाई जो रोजगार कहाँ से मिलेगा लोगों को? उल्टा ले ऑफ्स हो रहे हैं कंपनियों में भाई, मजदूरों को निकाला जा रहा है, वर्कर्स को निकाला जा रहा है। टेक्नोलॉजी का मिसयूज भी हो रहा है, वॉरफेयर में भाई लड़ाइयाँ लड़ने के लिए टेक्नोलॉजी भी यूज हो रही है। अब ये नॉलेज रेवोल्यूशन होता क्या है इसको समझो। देखो नॉलेज रेवोल्यूशन का मतलब है बहुत तेजी से ग्रोथ हो रही है, ठीक है। क्रिएशन एंड शेयरिंग ऑफ नॉलेज, आपकी नॉलेज बहुत तेजी से बढ़ रही है, आप तेजी से शेयर कर रहे हो, ठीक है, थ्रू साइंस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी। साइंस का यूज करके, पढ़ाई लिखाई करके, रिसर्च करके आप कोई भी चीज को तेजी से इधर उधर पहुंचा रहे हो। तो 20th सेंचुरी में हुआ क्या था, यूनिवर्सिटीज, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, इंडस्ट्रीज बनने लगी थी, और ये आपस में मिलकर काम करते थे ताकि नए नए आइडियाज, नई नई इन्वेंशंस हो सकें। सो नॉलेज आप कह सकते हो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिसोर्स है इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट के लिए। बिना नॉलेज तो भाई कुछ भी नहीं है। तो जो देश पैसा लगाते हैं अपने एजुकेशन में, साइंटिफिक रिसर्च में, वो बहुत तेज़ी से प्रोग्रेस करते हैं, है ना, बाकियों के कंपैरिजन में। ग्रोथ ऑफ साइंस एंड साइंटिफिक रिसर्च, ये वो टाइम था जब साइंस बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही थी, साइंटिफिक रिसर्च बहुत तेज़ी से आगे बढ़ी 20th सेंचुरी में। साइंटिस्ट लोगों ने बहुत डिस्कवरी करी, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, मेडिसिन में, स्पेस में, है ना, साइंस में, मतलब बहुत बदलाव आए हैं, लोगों ने बहुत कुछ अचीव भी किया है। अब जो गवर्नमेंट है, प्राइवेट कंपनियां हैं, वो इन्वेस्ट करते हैं लेबोरेटरीज में, रिसर्च सेंटर्स में, लोग पैसा लगाते हैं भाई। तो साइंटिफिक थिंकिंग से हुआ क्या है, इनोवेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग, इसको एनकरेजमेंट मिला है कि कुछ नया आए, प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है इस पर बात की जाए। अब बहुत सारी इन्वेंशंस हो रही है, नए नए आविष्कार हो रहे हैं, जिससे भाई एग्रीकल्चर भी अच्छा हो गया है, ट्रांसपोर्टेशन अच्छा हो गया है, गाड़ियाँ बन रही हैं, हवाई जहाज बन रहे हैं, हेलीकॉप्टर बन रहे हैं, कम्युनिकेशन अच्छा हो रहा है, हेल्थ केयर अच्छा हो रहा है। तो ग्रोथ इन रिसर्च बिकेम द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड, कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि रिसर्च आगे ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, लोग नई से नई चीज़ें सीखें, ठीक है, तभी देश आगे बढ़ेगा। डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, देखो सबसे बड़ी अचीवमेंट है 20th सेंचुरी की कि भाई देखो कम्युनिकेशन में तो बहुत बदलाव आ गया है। पहले अपना सवाल जवाब, अपने मैसेजेस पहुंचाने के लिए कबूतर यूज होते थे, आपको पता है, और इतने घोड़े वोड़े पता नहीं क्या क्या यूज होता था इधर से उधर मैसेज पहुंचाने के लिए। आज टेलीफोन है, रेडियो है, टीवी है, सैटेलाइट है, मोबाइल फोन्स है, इंटरनेट है। तो कम्युनिकेशन तो बहुत फास्ट हो गया है, कम्युनिकेशन बहुत ईजी हो गया है, लोग अपनी इंफॉर्मेशन बहुत तेज़ी से एक्सचेंज कर सकते हैं पूरे दुनिया भर में, और बिजनेसेस बहुत ज़्यादा फैल रहे हैं। एजुकेशन तो अब एक्सेसिबल है, मोबाइल में सब क्लासेस ले सकते हो आप, न्यूज़ तो सेकंड में फैल जाती है। तो अब सभी देश कनेक्टेड होंगे तो ग्लोबल विलेज बनेगा, एक गांव बन जाएगा दुनिया का, कि सभी देश आपस में जुड़े हुए हैं। द कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सो द कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन, तो द इन्वेंशन ऑफ कंप्यूटर्स, जब कंप्यूटर बने तो पूरी तरीके से भाई ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, सोसाइटी हमारी बदल गई।
और आपको याद है जो शुरुआत में कंप्यूटर्स होते थे वो बहुत बड़े-बड़े होते थे, बहुत महँगे होते थे। लेकिन बाद में जब डेवलपमेंट हुआ तो कंप्यूटर का साइज़ छोटा हो गया। कंप्यूटर भाई एक टाइम पे कमरे जितने भी होते थे बड़े-बड़े। कंप्यूटर फ़ास्ट हो गए, कंप्यूटर अफ़ोर्डेबल हो गए खरीदने। पर्सनल कंप्यूटर्स भाई घरों तक पहुँच गए, स्कूल्स तक पहुँच गए, ऑफ़िस तक कंप्यूटर आ गया, फैक्ट्रियों तक कंप्यूटर्स पहुँच गए। सो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने पूरा ही हम एक वो तरीके से वो ही बदल दिया है सिस्टम कि डेटा कैसे स्टोर होगा, प्रोसेस होगा और शेयर होगा। सो राइज ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, जब सॉफ्टवेयर बनने लगे, डिजिटल कम्युनिकेशन बढ़ने लगा, इंटरनेट आया तो नई नई इंडस्ट्रीज बनी, बहुत लोगों को रोजगार मिला इसकी वजह से पूरी दुनिया के अंदर मैं बात कर रहा हूँ। मेडिकल एंड हेल्थ केयर एडवांसमेंट्स, सो 20th सेंचुरी में देखने को मिलता है कि बहुत तगड़ी प्रोग्रेस होती है मेडिकल साइंस में। एंटीबायोटिक्स सच एज पेनिसिलिन सेव्ड मिलियंस ऑफ लाइव्स बाय ट्रीटिंग बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। पहले बहुत लोग बैक्टीरियल इन्फेक्शन से मर जाया करते थे, लेकिन यहाँ जब एंटीबायोटिक्स बनी जैसे पेनिसिलिन, तो इससे बहुत लोगों की जानें बची भाई। वैक्सीन्स बनी, ठीक है, तो बहुत बीमारियां एलिमिनेट हो गई, कंट्रोल हो गई, जैसे स्मॉल पॉक्स, पोलियो। और मेडिकल टेक्नोलॉजी आ गई बहुत सारी, एक्सरे, हड्डी टूट गई देख लो, एमआरआई स्कैन देख लो भाई अंदर से क्या हुआ है, सीटी स्कैन देख लो, ऑर्गन ट्रांसप्लांट होने लगे, लीवर, किडनी, हार्ट सब ट्रांसप्लांट हो रहा है। और सर्जरी बहुत आगे बढ़ चुकी है आज की डेट में, एडवांस सर्जिकल टेक्निक्स आ गई हैं। तो ये सब क्या है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ा रहा है। अब लोग इतनी जल्दी नहीं मरते, लोगों को बचाने की बहुत सारी ऑप्शंस आ गई हैं। इन्फेंट मोर्टेलिटी, जो लोग पहले बचपन में मर जाते थे बच्चे छोटे छोटे, वो अब कम हो रहा है, वो मतलब वो नंबर कम हुआ है वो आंकड़ा। क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हुई है बहुत सारी कंट्रीज में। एडवांसेस इन ट्रांसपोर्टेशन एंड स्पेस टेक्नोलॉजी, सो ट्रांसपोर्टेशन पहले बहुत स्लो था, अब बहुत फास्ट हो गया है, सेफ हो गया है और एफिशिएंट भी हो गया है 20th सेंचुरी में। क्योंकि अब ऑटोमोबाइल्स, ऐसी ऐसी कार आ गई हैं जो बहुत फास्ट हैं, एयरप्लेन्स, हाई स्पीड ट्रेन आ गई हैं, बुलेट ट्रेन आ गई हैं, मॉडर्न शिप्स, बड़े बड़े जहाज बन रहे हैं, जिससे आपका ट्रेवल टाइम कम हुआ है, इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ा है, टूरिज्म बढ़ा है, लोग घूमने फिरने जा रहे हैं भाई इधर से उधर बिल्कुल सेफली। एट द सेम टाइम स्पेस एज यहाँ से शुरू हो जाती है, जब सैटेलाइट लॉन्च होना स्टार्ट होते हैं, जो अलग अलग देश स्पेस में एक्सप्लोर करने जाते हैं। 1969 में मून में लैंडिंग होती है सबसे पहले। और बाद में सैटेलाइट्स तो एसेंशियल हो गई भाई कम्युनिकेशन के लिए, वेदर फोरकास्टिंग के लिए, नेविगेशन के लिए। कभी सोचा है ये वेदर के बारे में पहले से कैसे पता चल जाता है, नेविगेशन कैसे हो जाता है, ये सब सैटेलाइट्स की वजह से ही हो पाता है भाई, ठीक है, ये सब साइंटिस्ट की वजह से हुआ है। इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, देखो भाई टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन से क्या हुआ है कि हमारी जो इंडस्ट्रीज हैं वो पूरी बदल गई हैं। सब कुछ लगभग ऑटोमेशन की वजह से ऑटोमेटिक हो रहा है, मशीनाइजेशन ज़्यादा हो रहा है, मशीनों का बहुत ज़्यादा यूज़ होने लगा है, ठीक है। और बहुत से जो काम लोग मैनुअली करते थे, हाथ से करते थे, वो अब मशीनें कर रही हैं। तो हुआ क्या है भाई, प्रोडक्टिविटी इससे बढ़ गई है बहुत ज़्यादा। अब प्रोडक्शन कॉस्ट कम आ रहा है, पहले ज़्यादा लेबर लगती थी, उनका पैसा ज़्यादा लगता था, प्रोडक्शन कॉस्ट ज़्यादा आती थी। अब क्या है, फैक्ट्रीज बहुत एफिशिएंटली काम कर रही हैं, बहुत बड़े लेवल पर सामान का प्रोडक्शन हो पा रहा है। तो न्यू इंडस्ट्रीज आ गई हैं जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, एविएशन, ठीक है, जो जितनी भी आपकी जो हवाई जहाज से रिलेटेड, हेलीकॉप्टर, जो भी आसमान की चीज़ें जो उड़ रही हैं उससे रिलेटेड इंडस्ट्रीज आ गई हैं, ठीक है। आईटी आ गया है भाई, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने बहुत कुछ चेंज कर दिया है। बायोटेक्नोलॉजी आ गई है, तो इससे इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो रही है, लिविंग स्टैंडर्ड्स भी अच्छे हो रहे हैं। और बहुत कंट्रीज़ में तो नॉलेज बेस्ड इकोनॉमीज़ ही डेवलप हो रही हैं, ठीक है, जहाँ पर इनोवेशन से ही वो पूरा पैसा बनता है। तो वो लोग कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं और अपना पैसा कमाते रहते हैं। अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा है, इसका इम्पैक्ट एजुकेशन पर और नॉलेज शेयरिंग पे क्या है, मैं आपको बताता हूँ। देखो, एजुकेशन ने क्या करा है कि भाई लोगों को अगर आगे बढ़ना है तो एजुकेशन तो चाहिए। और एजुकेशन आपको पता है पहले जैसी नहीं रही है, टेक्नोलॉजी के आने से एजुकेशन भी बदल गई है। प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी आ गई है, पहले तो भाई प्रिंटिंग नहीं होती थी, लोगों को ओरली याद करना पड़ता था सब। कंप्यूटर आ गए हैं, डिजिटल लाइब्रेरी है, पीडीएफ आ जाती है भाई अब तो नोट्स की। एजुकेशनल टेलीविजन्स हैं, ठीक है, टीवी पे सब कुछ आता है। इंटरनेट आ गया तो लर्निंग हो गई ईजी और लर्निंग हो गई एक्सेसिबल और लोग अब ज़्यादा पढ़ सकते हैं।
बुक्स पढ़ सकते हैं, रिसर्च पेपर्स जल्दी मिल जाते हैं, ऑनलाइन सीख लेते हैं जैसे आप सीख रहे हो, और डिस्टेंस एजुकेशन और डिजिटल क्लासरूम्स, अब लोग घर बैठे भी पढ़ सकते हैं, यूनिवर्सिटीज़ की डिग्री मिल जाएंगी, ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं जैसे आप ले रहे हो, तो लोगों को नई नई स्किल सीखने को मिल रही है। लोग क्या कर रहे हैं कि भाई लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं। चैलेंजेस एंड नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, देखो टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस तो हुआ है, इसके फायदे भी हैं, लेकिन बहुत सारे सीरियस चैलेंजेस भी आए हैं। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन से क्या हुआ है, पॉल्यूशन बढ़ा है, जितनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज लगी है ना उतना ही ज़्यादा पॉल्यूशन बढ़ा है, एनवायरमेंट और ज़्यादा डैमेज हुआ है। सो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी लेड टू द क्रिएशन ऑफ पावरफुल वेपन्स, अब न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत सारे पावरफुल वेपन्स बन चुके हैं, जिससे कि भाई दुनिया भर की शांति को खतरा है। और ऑटोमेशन रिड्यूस द नीड फॉर सर्टेन टाइप्स ऑफ लेबर, और ये जो सब कुछ ऑटोमेटिक हो रहा है ना, इससे बहुत सारी जगहों पर मजदूरों तो बिल्कुल उसकी ज़रूरत ही ख़त्म हो गई है, तो ऐसे में बेरोजगारी भी आई है। और ये जो डिजिटल एज है ना, इसमें बहुत सी प्रॉब्लम्स भी हैं, साइबर क्राइम बहुत बढ़ गए हैं, ऑनलाइन हैरेसमेंट्स एंड फ्रॉड्स बहुत हो रहे हैं, प्राइवेसी की बहुत प्रॉब्लम आ रही है, मिस इन्फॉर्मेशन फैल जाती है, फेक न्यूज़ फेक एआई वीडियोस फैल जाती हैं, अनइक्वल एक्सेस टू टेक्नोलॉजी, है ना, किसी को टेक्नोलॉजी के बारे में पता है तो किसी को नहीं पता, डेवलप्ड नेशंस बहुत आगे हैं टेक्नोलॉजी में, डेवलपिंग कंट्रीज को पता ही नहीं है क्या चल रहा है। लास्टिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द नॉलेज रेवोल्यूशन ऑन द मॉडर्न वर्ल्ड, देखो नॉलेज रेवोल्यूशन तो हुई है और इसने दुनिया को, ह्यूमन सिविलाइजेशन को बदला है, इकोनॉमीज को बदल दिया है पूरा। पहले एग्रीकल्चर पे सब बेस्ड था, इंडस्ट्रीज पे बेस्ड था, अब धीरे धीरे नॉलेज की इकोनॉमी बन रही है, जो इनोवेशन करता है वो पैसा कमा रहा है। ठीक है, इनोवेशन बहुत ज़रूरी है भाई, देश को भी आगे बढ़ाना है, पैसा भी कमाना है। सो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने लोगों को जोड़ा है, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स के लोगों को जोड़ा है, इंटरनेशनल कॉपरेशन भी हमारा बढ़ा है और साइंटिफिक प्रोग्रेस भी हुई है। सो आज मॉडर्न डेवलपमेंट्स जो भी हो रही हैं, चाहे वो एआई है, चाहे वो बायोटेक्नोलॉजी है, रोबोटिक्स है, रिन्यूएबल एनर्जी है, ये सब हमारी नॉलेज रेवोल्यूशन की वजह से ही हो पाया है, आपको ये चीज़ समझनी होगी। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन द कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी, व्हाट आर द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ब्यूरोक्रेटिसाइजेशन। ठीक है, आपको मैं बहुत अच्छे से समझा दूंगा कि क्या चैलेंजेस आ रहे हैं। देखो, डेमोक्रेसी बहुत पॉपुलर सिस्टम है गवर्नमेंट का, जहां लोग वोट डालते हैं, अपने ही लोगों में से कोई नेता बनता है, इनको राइट मिलता है कि भाई अपना लीडर चुनना है, आओ वोट डालो, और लोग सीधा डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, अपने नेता को चुनते हैं। लेकिन आज की दुनिया में हो क्या रहा है, डेमोक्रेसी के सामने बहुत चैलेंजेस है। करप्शन, हम जिन नेताओं को चुनते हैं वो करप्ट होते हैं, इनइक्वालिटी, भेदभाव बहुत ज़्यादा है, फेक न्यूज़ बहुत फैलती है, पॉलिटिकली इनस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है। सो एट द सेम टाइम जो मॉडर्न गवर्नमेंट्स है ना, वो बहुत ज़्यादा डिपेंड हो गई है ब्यूरोक्रेसी के ऊपर, जो आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स होते हैं। अब ब्यूरोक्रेसी अच्छी चीज़ है भाई लॉ एंड पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए, बट ज़्यादा ही ये सब होगा ना तो चीज़ें डिले होंगी। ठीक है, लोग अपने आप को कुछ पता नहीं क्या समझने लगते हैं अगर आईएएस बन जाते हैं तो, और फिर वो घूस खाते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं, तो ऐसे में क्या होता है ना, ये डेमोक्रेसी के लिए गलत है, ऐसा होना नहीं चाहिए। सो चैलेंजेस भी पढ़ने हैं हमें, ब्यूरोक्रेटाइजेशन की अलग अलग फॉर्म्स भी समझनी है। डेमोक्रेसी का मीनिंग समझ लो क्या है भाई, गवर्नमेंट का एक सिस्टम है जहाँ लोग इलेक्ट कर रहे हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो रहे हैं, वोट डाल रहे हो और अपने लोगों को चुन रहे हो। तो सिटीजन्स क्या करते हैं, इनको राइट्स मिलते हैं फिर डेमोक्रेसी में, फ्रीडम ऑफ स्पीच, आप अपनी बात को रख सकते हो, इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून की नज़र में आप बराबर हो, एंड पार्टिसिपेशन इन गवर्नेंस, जो भी सरकार है बनेगी भाई आप भी उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हो थ्रू योर वोट। सो ब्यूरोक्रेटिसाइजेशन क्या होता है, देखो यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा ब्यूरोक्रेटिक हो रहा है सिस्टम। गवर्नमेंट का काम कौन कर रहा है, ट्रेंड ऑफिशियल्स कर रहे हैं, आईएएस आईपीएस कर रहे हैं, जो रूल्स फॉलो कर रहे हैं, प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं, पूरा एक हायरार्की का स्ट्रक्चर है। सो ब्यूरोक्रेसी से होता क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन में स्टेबिलिटी रहती है। पॉलिटिकल करप्शन एंड डिक्लाइनिंग पब्लिक ट्रस्ट, सो सबसे बड़ा चैलेंज जो आज की डेट में डेमोक्रेसी के सामने है वो है करप्शन, जो भ्रष्टाचार होता है। पॉलिटिशियंस लोगों के पैसे को मिसयूज करते हैं, भाई ब्राइब लेते हैं, पावर को अपने फायदे के लिए पर्सनल अपनी वेल्थ बनाते हैं। सो लोगों का भरोसा उठ जाता है फिर डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन से। करप्शन से होता क्या है, ट्रांसपेरेंसी वीक होती है, अकाउंटेबिलिटी नहीं रहती है, सिटीजन्स को लगता है कि भाई इलेक्शन अब रियल चेंज ला ही नहीं सकते हैं, लोग भाई समझ जाते हैं नेता लोग कैसे हैं। सो पब्लिक ट्रस्ट कम हो जाता है, डेमोक्रेटिक प्रोसेस में जो पार्टिसिपेशन है वो कम हो जाता है, लोग वोट डालने ही नहीं जाते फिर।
इकोनॉमिक इनइक्वालिटी एंड सोशल एक्सक्लूजन। देखो डेमोक्रेसी प्रॉमिस करती है कि सबको बराबरी का हक मिलेगा, बट बहुत सी सोसाइटीज में आपको इनइक्वालिटीज देखने को मिलेगी। सो वेल्थ कुछ ही लोगों के पास है, गरीब पूरी सोसाइटी है ना। एक्सेस नहीं हो पा रहा है, एजुकेशन नहीं मिल पा रही है, अच्छा इलाज नहीं मिल रहा, नौकरी नहीं मिल रही है। सो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी से होगा क्या, पॉलिटिकल मतलब इक्वालिटी कहाँ से आ पाएगी, जब लोग पैसे वाले हैं वही चुनाव लड़ते रहेंगे तो गरीबों को कौन पूछेगा, पार्टियां भी वही बनाएंगे, लड़ेंगे भी वही। मिस इन्फॉर्मेशन, मीडिया इन्फ्लुएंस एंड डिजिटल चैलेंजेस, इसको समझ लेते हैं क्या है। देखो आज की डेट में जो डेमोक्रेसी है ना, उसको बहुत चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। फेक न्यूज़, एक तो फेक एआई वीडियोस, फेक खबरें बहुत तेजी से फैलती है, मिस इन्फॉर्मेशन, सोशल मीडिया पे मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। भाई ये जो इतनी तेजी से डिजिटल प्लेटफॉर्म पे चीज़ें शेयर होती है ना, इससे क्या होता है ना, डेमोक्रेसी को बहुत नुकसान होता है। पॉलिटिकल कैंपेन्स, जो लोग वोट मांगने आते हैं वो गलत गलत एडवर्टीजमेंट करते हैं, इमोशनल मैसेज देते हैं, ठीक है, फैक्ट्स पे बात नहीं करेंगे, लोगों के इमोशन से खेलेंगे। तो इससे होता क्या है, डिसीजन मेकिंग भाई मतलब सही से हो नहीं पाती है, लोगों में कन्फ्यूजन आ जाती है, किसको वोट दें किसको ना दें। साइबर अटैक इतने हो रहे हैं, पर्सनल डेटा यूज़ करती हैं पार्टीज, ठीक है। और राइज ऑफ पॉपुलिज्म, एक्सट्रीमिज्म एंड आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। अब बहुत देशों में हो क्या रहा है, पॉपुलिज्म आ रहा है, यानी कि डेमोक्रेसी के होते हुए भी आप एक ही नेता को कह रहे हो भाई यही हमारा मतलब माई बाप है, यही सबसे बेस्ट है। यानी कि जो लीडर्स प्रॉमिस करते हैं, पर होता क्या है, बट समटाइम्स वीकेंड डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस आफ्टर कमिंग टू पावर। तो ये क्या करते हैं कि भाई डेमोक्रेसी को फिर वीक करते हैं। आइडेंटिटी पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा हो रही है, धर्म के नाम पर वोट मांगना, कास्ट के नाम पर वोट मांगना, एथनिसिटी के नाम पर वोट मांगना, लैंग्वेज के नाम पर वोट मांगना, सोसाइटी को बांटा जा रहा है। एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजीज आ रही हैं कि भाई जो हिंदू है हिंदुओं को वोट दो, मुस्लिमों को वोट दो, है ना। तो इससे हो क्या रहा है कि टॉलरेंस अब नहीं रही है, वायलेंस ज़्यादा हो रहा है। डेमोक्रेटिक जो चीज़ें हैं, जो पीसफुली लोग एक साथ रहते थे, अब वैसी चीज़ रही नहीं है। ग्लोबलाइजेशन एंड चैलेंजेस टू नेशनल डेमोक्रेसी। अब ग्लोबलाइजेशन भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी है और भाई सॉल्यूशन भी है। देखो कैसे, अब ग्लोबलाइजेशन ने देशों को जोड़ा है इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली, लेकिन ज़्यादातर डिसीजन जो है ना अब सिटीजन्स के लिए गलत होते हैं। और बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, बड़े बड़े एमएनसीज जो हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं, उनके अकॉर्डिंगली देश चल रहा है, जनता की तो कोई सुन नहीं रहा है। सो नेशनल गवर्नमेंट जो है बहुत डिफिकल्ट मतलब एक मुसीबत फेस करती है कि लोकल अपने देशों का, अपने देश के लोगों का फायदा नहीं देखती और कंपनियों की तरफ उसको देखना पड़ता है। तो ऐसे में फिर डिबेट होती है सोवर्निटी पे कि कैसी सोवर्निटी, जब एमएनसी सब कुछ डिसाइड कर रही हैं, पब्लिक वेलफेयर का क्या, लोगों के बारे में कौन सोचेगा, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रेडिशनल ब्यूरोक्रेसी। अब मैं आपको ट्रेडिशनल ब्यूरोक्रेसी क्या है इसको बता देता हूँ। देखो एक जर्मन सोशियोलॉजिस्ट थे मैक्स वेबर, वो ये बताते हैं एक स्ट्रिक्ट हायरार्की होगी, हर अधिकारी को अपना रोल पता होगा, ऊपर का अधिकारी है, नीचे का है, उसके नीचे का है। सो ऑफिशियल्स जो होंगे वो अपॉइंट होंगे जैसी उनकी क्वालिफिकेशन है, जो उनकी मेरिट है, जितने नंबर लाओगे, जितने अच्छे से पेपर पास करोगे, वैसा पद मिलेगा। अब जो डिसीजंस होंगे ना वो रिटर्न रूल पे लिए जाएंगे, पर्सनल रिलेशनशिप देख के डिसीजन नहीं होगा। जो रूल में लिखा है, जो भाई आईएएस आईपीएस है वो रूल्स के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो इससे डिसिप्लिन रहता है, स्टेबिलिटी रहती है और इम्पार्शियलिटी। बट मे बिकम रिजिड, कभी कभी ये चीज़ें ना बहुत रिजिड भी हो जाती हैं, अधिकारी खुद को पता नहीं क्या समझने लगते हैं, कभी कभार ऐसा हो जाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंटल ब्यूरोक्रेसी। अब इसमें होता क्या है, देखो डेवलपमेंटल ब्यूरोक्रेसी क्या कहती है, जो डेवलपिंग कंट्रीज जहाँ सरकार अभी चीज़ें कर रही हैं, इकोनॉमिक सोशल डेवलपमेंट कर रही हैं, सो जो अधिकारी हैं वो सिर्फ लॉस को इम्प्लीमेंट नहीं करते, बल्कि वो प्रोजेक्ट्स में भी शामिल होते हैं। गरीबी कैसे कम करनी है, एजुकेशन को कैसे इम्प्रूव करना है, कैसे हम मतलब लोगों तक चीज़ें पहुंचा सकते हैं, तो गवर्नमेंट के साथ मिलकर अधिकारी काम करते हैं। और इसके लिए चाहिए कि ऐसे सिविल सर्वेंट्स जो बहुत स्किल्ड हों, कमिटेड हों और इनोवेटिव हों। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एंड पार्टिसिपेटरी ब्यूरोक्रेसी। तो इसको समझ लेते हैं क्या है। रिप्रेजेंटेटिव ब्यूरोक्रेसी का मतलब है कि भाई देखो जो सरकार के अधिकारी हैं वो देखेंगे कि भाई जो सोसाइटी में डाइवर्सिटी है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अलग अलग लैंग्वेज बैकग्राउंड के लोग हैं, ठीक है, ये सब चलता रहे। पीपल फ्रॉम डिफरेंट सोशल रीजनल एंड जेंडर एंड एथनिक बैकग्राउंड्स आर इंक्लूडेड इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। जो अधिकारी बनेंगे वो अलग अलग समाज के लोग इसमें से बनेंगे, ऐसा नहीं होगा कि एक ही कम्युनिटी का बंदा अधिकारी बन रहा है। सो पार्टिसिपेटरी ब्यूरोक्रेसी क्या कहती है कि भाई देखो, और जो अधिकारी हैं, जो सिटीजन्स हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्ट करें, गवर्नमेंट
डिपार्टमेंट्स कंसल्ट लोकल कम्युनिटीज, जो भी काम होगा पहले लोकल कम्युनिटीज से पूछो, कोई डिसीजन लेना है तो उनसे सलाहकारी करो। इससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी, लोगों का भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न डिजिटल ब्यूरोक्रेसी एंड इट्स इंपॉर्टेंस। देखो, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, बहुत सी सरकारें अब डिजिटल ब्यूरोक्रेसी को अपना रही हैं, ई गवर्नेंस, काम ऑनलाइन हो रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आपको मिल रही हैं, और इससे पेपर वर्क कम हो रहा है और एफिशिएंसी बढ़ रही है। तो डिजिटल ब्यूरोक्रेसी से क्या होगा, सर्विस फास्ट होगी, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, इंफॉर्मेशन जल्दी मिल पाएगी, करप्शन कम होगा। लेकिन चैलेंजेस भी आते हैं, कभी कभी साइबर सिक्योरिटी का रिस्क हो जाता है, डिजिटल इनइक्वालिटी, कहीं कहीं लोगों को नॉलेज है, कहीं कहीं पे लोगों को नॉलेज नहीं है भाई डिजिटली इतनी, और प्रोटेक्शन ऑफ सिटीजन पर्सनल डेटा। ऑनलाइन सब कुछ आप जब डेटा डाल रहे हो, क्या वो प्रोटेक्टेड रहेगा या नहीं रहेगा, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। सो गवर्नमेंट को बैलेंस करना पड़ेगा टेक्नोलॉजी को अकाउंटेबिलिटी के साथ, ताकि लोगों का भला हो सके। तो ये सारी चीज़ें थी, ये क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, मैंने आपको पीवाईक्यूज करवाए हैं, याद रखना आपका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बदला था एमए हिस्ट्री कोर्स का, तो मैं जो करवा रहा हूँ आपको पीवाईक्यूज करवा रहा हूँ, और ये उम्मीद है कि आपके पेपर में आ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, और अपना फीडबैक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, उसको लिखना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।